उनके होंठ कई घंटों के इमोशन से साथ मिलते हैं। किस आपस की चाहत और दबाव से और तेज होता जाता है। हैनन हैरान दिखती है उसके तेज जवाब से, पर खुश होकर उस पल का मजा लेती है। पर अचानक जोर से वो उसे धकेल देती है, किस तोड़ देती है और उसे तुरंत रुकने के लिए बोलती है। उसके अचानक रुकने से उनके बीच का अच्छा मूड पूरा खत्म हो जाता है। हैनन तुरंत बेड पर बैठ जाती है, बहुत अजीब और दुखी दिखती है। हमारा हीरो परेशान होकर पूछता है कि अचानक क्या हुआ कि उसने रोक दिया। उसका चेहरा शर्म और मेहनत से पूरा लाल है। वो धीरे से शर्मिंदा होकर मानती है कि प्योर घबराहट और तेज जोश के कारण उसने फिर से बेड गीला कर दिया। एक बहुत अजीब चुप्पी कमरे में छा जाती है जब वो अंधेरे में एक दूसरे को घूरते हैं। पर हमारा हीरो इस मुश्किल को छोड़कर जल्दी से अपने पिछले सवाल पर आता है और पूछता है कि ये होने से पहले उसे कैसा महसूस हो रहा था और क्या उसकी दिमागी ताकत बहुत तेज थी। लड़की समझाती है, अभी भी शर्मिंदा पर सवाल पर ध्यान देते हुए, कि उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी और उसका शरीर बहुत गर्म हो गया था गीला करने के हादसे से काफी पहले। हमारा हीरो फिर अपना शक पक्का करता है, शांति से बोलता है कि उसकी दिमागी ताकत सच में बहुत तेज थी और कंट्रोल से बाहर थी। वो सब बातें जोड़ते हुए मानता है कि उसकी अनजानी सुपर पावर उसके दिमागी लेवल से सीधे जुड़ी हुई है और उसके तेज जज्बाती हालात से अपने आप काम करती है। हैनन तुरंत हैरान हो जाती है और ध्यान से सुनती है जब लड़का उसकी ताकत और उसके जज्बाती हालात से जुड़े अजीब रिश्ते के बारे में अपना विचार समझाता है। फिर हमारा हीरो इस नई चीज को समझने और कंट्रोल करने के लिए तैयार बोलता है कि वो तुरंत वही काम आगे बढ़ाएं जो वो कुछ देर पहले कर रहे थे, ताकि अपनी बात को टेस्ट कर सकें। अपने सिद्धांत को परखने के लिए हमारे एमसी एक नए विचार के साथ उसका हाथ पकड़ता है और सुझाव देता है कि वो किस करते रहें, ताकि वो देख सकें कि शेन चिंगहान के मानसिक उतार चढ़ाव दोबारा वही असर डालते हैं या नहीं। शेन चिंगहान हमारे एमसी से रुकने को कहती है ताकि वो अपना डायपर बदल सके, लेकिन वो उसे चिंता ना करने को कहता है। वो तर्क देता है कि अभी थोड़ी देर में वो फिर से गीली हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखें। शेन चिंगहान मान जाती है और वो बिस्तर पर जोश से दोबारा किस करने लगते हैं। किस खत्म होने के बाद हमारे एमसी धीरे से उसका चेहरा पकड़ता है और पूछता है कि इस बार उसे कैसा लगा। शेन चिंगहान पूरी तरह लाल हो चुकी थी, इस बात की पुष्टि करती है कि ये बिल्कुल पहले जैसा ही था। मानसिक उतार चढ़ाव का एक तेज झटका आया और उसके तुरंत बाद वो पेशाब रोकने की शक्ति खो बैठी। कई बार टेस्ट करने के बाद हमारे एमसी उसे कहता है कि अब उसे विश्वास हो गया है कि उसकी खास शक्ति सुपर पावर उसके दिमागी ताकत से चलती है। शेन चिंगहान, जो पूरी तरह भीगी हुई थी और शर्मिंदा थी, कहती है कि उसे बहुत पसीना आ गया है और वो नहाने जा रही है, और ये बोलकर वो बिस्तर से उतर जाती है। बाथरूम से वो चिल्लाकर कहती है कि वो अपना पजामा भूल गई है और उसे लाने को कहती है। हमारे एमसी बिना किसी शक के मान जाता है। हमारे एमसी शेन चिंगहान की अलमारी के पास जाता है और उसे खोलता है। उसके अच्छी तरह से रखे हुए कपड़ों को देख रहा था। कपड़े ढूंढते हुए उसे गुलाबी रिबन वाली एक प्यारी सी चड्डी दिखती है और वो हैरान हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि ये कितनी खूबसूरत है। वो जल्द ही उसे वापस रख देता है शर्माते हुए, और सोचता है कि जब वो डायपर पहनकर सोती है तो शायद चड्डी नहीं पहनती होगी। आखिर में वो हल्के नीले रंग का एक पजामा सेट निकालता है और सोचता है कि ये ठीक रहेगा। बाद में वो दोनों बिस्तर पर थे, सोने की तैयारी में। हमारे एमसी कुछ सोचता हुआ जाग रहा था और घूमकर शेन चिंगहान को देखता है, जो पहले ही गहरी नींद में थी, यहाँ तक कि थोड़ा लार भी टपका रही थी। वो प्यार से मुस्कुराता है और धीरे से उसका गाल सहलाता है। अगली सुबह हमारे एमसी चुपचाप उसके कमरे से निकल जाता है, दरवाजा ध्यान से बंद करता है ताकि वो जाग ना जाए। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, किचन में उसकी माँ श्वे मंग उससे मिल जाती है। वो उसे बताती है कि नाश्ता लगभग तैयार है और सुझाव देती है कि घर जाने से पहले वो रुक कर खा ले, और वो खुशी से मान जाता है। हमारे एमसी शेन चिंगहान के माँ बाप शेन जहानिये और श्वे मंग के साथ नाश्ता करता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या शेन चिंगहान जाग गई है, और हमारे एमसी जवाब देता है कि वो नहीं जागी है और उन्हें उसे थोड़ा और सोने देना चाहिए। शुए मेंग बोलती है कि काश उसकी बेटी भी हमारे एमसी की तरह अनुशासन में होती, लेकिन शेन जियानिये उसका पक्ष लेते हैं। कहते हैं कि पूरे इलाके में सबसे अच्छा स्टूडेंट बनने के बाद उसे छुट्टियों में आराम करने का हक है। नाश्ते के बाद हमारे एमसी दरवाजे पर शुए मेंग से विदा लेता है। कहता है कि उन्हें उसे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। उसके जाते ही वो एक चालाक और संतुष्ट मुस्कान के साथ दरवाजा बंद करती है। शुए मेंग अपने पति के पास जाती है और उन्हें बताती है कि कल रात जब वो बाथरूम के लिए उठी थी तो उसने ऊपर नहाने की आवाज सुनी थी। वो इशारा करती है कि उनकी बेटी और हमारे एमसी साथ थे। शेन जियानिये कुछ सोचने के बाद उसके निष्कर्ष से सहमत होते हैं। अपने रिश्ते में इस बड़े विकास से उत्साहित होकर शुए मिंग तुरंत जैंग वानशियान के साथ ये अच्छी खबर शेयर करने के लिए अपना फोन उठाती है। इसी बीच हमारे एमसी घर पहुंचता है और वो कपड़े धोने की तैयारी करता है जो उसने पिछले दिन पहने थे। जैसे ही वो कपड़े बदल रहा होता है, उसकी माँ जैंग वानशियान आ जाती है।
उसको देखते ही वो सब जानते हुए मुस्कुराती है और अंगूठा दिखाती है, कहती है कि वो बड़ा काबिल है। उसकी अचानक तारीफ से हमारे एमसी पूरी तरह हैरान रह जाता है। सीन बदलता है और एक बिल्डिंग दिखती है जो कि किसी यूनिवर्सिटी की लगती है। एक तगड़ा आदमी, चश्मा और लंबे बाल वाला, जिसके पीछे उतने ही तगड़े आदमियों का एक झुंड था, एक डोजो ट्रेनिंग हॉल में घुस जाता है और चिल्लाकर लियू चुआनवू का नाम लेता है और हमारे एमसी के बारे में जवाब मांगता है। शांति से लियू चुआनवू अनजान बनता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। गुस्से में वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि हमारे एमसी ने पहले ही उसके एवोल्यूशन एकेडमी में दाखिला ले लिया था और लियू चुआनवू पर गंदे तरीके इस्तेमाल करके स्टूडेंट को चुराने का आरोप लगाता है। लियू चुआनवू भी गुस्से से पलटकर पूछता है कि सिर्फ एवोल्यूशन एकेडमी को ही स्टूडेंट भर्ती करने का हक क्यों होना चाहिए। बहस तेज हो जाती है। दोनों डीन्स भर्ती के नियम और पहले किए गए समझौतों के बारे में एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, जिन्हें लियू चुआनवू बेशर्मी से नजरअंदाज कर देता है। बड़े घमंड के साथ लियू चुआनवू कहता है कि उसकी भर्ती का तरीका बिल्कुल सही था और ये बराबरी के मुकाबले का हिस्सा था। वो दूसरे डीन को चुनौती देता है, कहता है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हमारे एमसी को वापस भर्ती करने की कोशिश करने के लिए वो आजाद है। गुस्से में एवोल्यूशन एकेडमी का डीन उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि इतना घटिया आदमी सही मुकाबले की बात कैसे कर सकता है और असली इंसाफ के तरीके के तौर पर उसे वहीं लड़ने की चुनौती देता है। लियू चुआनवू उस विचार पर हंसी उड़ाता है, पूछता है कि क्या वो उसे बेवकूफ समझता है। बहस और ज्यादा बढ़ जाती है। लियू चुआनवू बताते हैं कि उन दोनों के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। डीन तो 5वें लेवल का एडवांस है और वो खुद सिर्फ 9वें लेवल के आम आदमी हैं, इसलिए ये लड़ाई ठीक नहीं है। डीन जवाब में कहता है कि डीन की उम्र 48 साल है और लियू चुआनवू 95 साल के हैं। वो लियू चुआनवू पर अपनी कम उम्र का फायदा उठाने का इल्जाम लगाता है। इस पर लियू चुआनवू तुरंत वापस जवाब देते हैं, कहते हैं कि डीन एक बूढ़े आदमी को धमका रहा है। इस बात से डीन गुस्से में भर जाता है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। बहस में हार मानने के बाद डीन पीछे मुड़ता है और अपने पूरे ग्रुप के साथ निकल जाता है। जाते जाते वो चिल्लाकर कहता है कि जब तक लियू चुआनवू जेनेटिक फ्यूजन से मना करता रहेगा वो हमेशा कमजोर ही रहेगा और वो अपने उन शुद्ध खून वाले इंसानों के साथ खेलता रहे जो कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। बाद में डीन ऑफिस में मो दोंगजी से बात करता है। मो दोंगजी सलाह देती हैं कि डीन को फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो कहती हैं कि समय आने पर हमारे एमसी खुद देखेगा कि उसके बाकी क्लासमेट्स जेनेटिक फ्यूजन और मशीन से बदलाव कराकर उससे कितने आगे निकल गए हैं। फिर वो खुद ही अपना सब्जेक्ट बदलना चाहेगा। डीन जिद करता है कि असल दिक्कत वो नहीं है, असली बात ये है कि लियू चुआनवू ने नियम तोड़े हैं और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मो दोंगजी शांत तरीके से सुझाव देती हैं कि अगर डीन को इतना अन्याय महसूस हो रहा है तो वो भी वैसा ही करे, यानी लियू चुआनवू के सबसे बेहतरीन छात्र को अपने साथ मिला ले। डीन थोड़ा घबराता है पर उसे बात सही लगती है और वो उनकी सलाह मानने को तैयार हो जाता है। जैसे ही डीन जाता है मो दोंगजी ऑफिस का दरवाजा बंद करती हैं। अपनी प्याली पकड़े वो सोचती हैं कि यूं तो माँ झेनहे हमेशा शांत रहता है, पर लियू चुआनवू के सामने आते ही वो अपना संयम खो देता है और बेवकूफी भरी बातें करने लगता है। चाय का घूंट लेते हुए वो लियू चुआनवू के बारे में सोचती हैं। इतने साल हो गए पर वो बिल्कुल नहीं बदला और उसकी जबान अभी भी उतनी ही तेज है। उसे दुख होता है कि जवानी में उसने गलत रास्ता चुन लिया। उसने सोचा था कि उसका शरीर भी उसकी जबान जितना मजबूत होगा। वो सोचती है कि अगर उसने वो फैसले ना लिए होते तो आज वो कम से कम स्कूल का प्रिंसिपल तो बन ही चुका होता। अब सीन बदलता है। हमारे एमसी और शैन किंगहान एक नहर के किनारे वाली सड़क पर एक साथ दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद शैन किंगहान पूरी तरह थक कर हांफते हुए रुक जाती है। वो कहती है कि अब बस वो और नहीं दौड़ सकती। हमारा एमसी उसके पास आता है और उसे पीने के लिए पानी की बोतल देता है। जब पानी पी रही होती है तो हमारे एमसी कहता है कि चलो आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं और पास की बेंच पर बैठकर अपनी मांसपेशियों को आराम देते हैं। कुछ देर बाद शेन किंगहान एक लकड़ी की बेंच पर पेट के बल लेट जाती है और हमारे एमसी उसके पास बैठकर उसकी टांगों की मालिश करके उसकी थकान दूर करता है। वह एहसान मानते हुए पलटकर हमारे एमसी की तरफ देखती है और उसे शुक्रिया कहती है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर शेन किंगहान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। वो उठकर बैठती है और डरते हुए सीधे पूछती है कि अभी उन दोनों का रिश्ता क्या है। वह सोचती है कि क्या वे सिर्फ दोस्त हैं या बचपन के दोस्त हैं या फिर क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। पार्क में शाम हो चुकी थी और हवा में हल्की हल्की ठंड थी, जिससे माहौल और भी अच्छा और प्यार भरा लग रहा था। हमारे एमसी बेंच पर बैठा हुआ था और शेनिंगहान को बड़े प्यार से देख रहा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में शेनिंगहान से पूछा कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त या एक साथ पढ़ने वाली नहीं बल्कि अपना परिवार मानता है। ये सुनकर शेनिंगहान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसके गाल पूरे गुलाबी पड़ गए। उसने अपनी आंखें नीचे की, हल्के से मुस्कुराई और शर्माते हुए पूछने लगी कि आखिर वो किस तरह के परिवार की बात कर रहा है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी और वो जानना चाहती थी कि हमारे एमसी क्या सोच रहा है। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने खुद ही पूछा कि वो हम दोनों को किस तरह का परिवार बनते हुए देखना चाहता है।
माहौल थोड़ा गंभीर था, पर उसमें एक मीठी सी खुशी घुली हुई थी। शेनिंग हान ने मासूमियत और शर्म से धीरे से पूछा कि क्या हम शादी के लिए तय किए गए साथी फियांसे नहीं बन सकते। ये सुनते ही हमारे एमसी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, जैसे उसने वही सुन लिया हो जो वो इतने समय से सुनना चाह रहा था। उसने बिना देर किए तुरंत हाँ बोल दिया और इससे शेनिंग हान की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। खुशी के मारे वो थोड़ा और सिसक कर हमारे एमसी के पास आ गई। अब उनके कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। उस पल दुनिया की बाकी सभी मुश्किलें खत्म हो चुकी थी। शेनिंग हान ने फिर एक और जरूरी बात कही और ये प्रस्ताव रखा कि जैसे ही उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होगी और वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, वो तुरंत शादी कर लेंगे। हमारे एमसी को ये सुझाव बहुत पसंद आया और उसने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। अपने इस वादे को पक्का करने के लिए दोनों ने बच्चों की तरह छोटी उंगली से वादा पिंकी प्रॉमिस किया। उनकी उंगलियां आपस में मिल गईं, जो इस बात का सबूत था कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। उसी रात बात हमारे एमसी के घर की तरफ बढ़ती है। लिविंग रूम में एक आरामदायक माहौल था। हमारे एमसी अपने माँ बाप यानी पिता लिन यान और माँ जंग वोंग शिन के साथ सोफे पर बैठा था। वो लोग शायद टीवी देख रहे थे या आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नॉक नॉक की आवाज सुनकर लिन यान थोड़े हैरान हुए कि इतनी रात को कौन आया होगा। वो उठे और दरवाजे की तरफ चले गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गए। सामने डीन माँ जेन ही खड़े थे, जो उनके शहर और एकेडमी के सबसे इज्जतदार लोगों में से थे। लिन यान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा इंसान उनके घर आया है। डीन माँ जेनही ने बड़े अदब से नमस्ते किया और इतनी रात को आने के लिए माफी मांगी। उन्होंने समझाया कि वो यहाँ हमारे एमसी के कॉलेज चुनने के बारे में बात करने आए हैं और ये एक बहुत जरूरी मामला है। लिन यान थोड़े उलझन में पड़ गए। उनके हिसाब से तो ये बात पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो अब डीन क्यों आए हैं। माँ जैन ही ने उन्हें तोहफे में कुछ मछलियाँ दी और बताया कि ये उन्हें किसी स्टूडेंट ने दी थी, तो वो इसे उनके लिए ले आए हैं। लिन यान ने उन्हें अंदर आने को कहा और बताया कि वो लिविंग रूम में बैठकर बात कर सकते हैं, जहां हमारे एमसी भी हैं। लिविंग रूम में आते ही माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। डीन माँ जैन ही ने बिना वक्त बर्बाद किए सीधे असल बात शुरू की। वो हमारे एमसी को समझाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे एमसी, तुम्हारी जीन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी 15% है, जो कि बहुत ही कम लोगों में होती है और कमाल की बात है। इसका मतलब है कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा अगर तुम इवोल्यूशन एकेडमी में जाते हो। उन्होंने समझाया कि एक प्योर ब्लडेड ह्यूमन बनने का रास्ता चुनना अपने टैलेंट को बर्बाद करने जैसा है। उनकी आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों था जब उन्होंने कहा कि तियान रेन ग्रुप के इरादे भले ही अच्छे हों, पर उनके विचारों ने आज तक कोई ठीक ठाक तरक्की नहीं की है। वो एक जाल है जो आगे चलकर तुम्हें सिर्फ नुकसान ही देगा। डीन ने लगातार समझाना जारी रखा और हमारे एमसी से गुजारिश की कि वो उनकी सलाह माने। उन्होंने कहा कि उस रास्ते को भूल जाओ जो तुम्हें सिर्फ मामूली यानी आम जिंदगी की तरफ ले जाएगा। इवोल्यूशन एकेडमी ही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। हमारे एमसी उनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा एकदम शांत था, जैसे पत्थर हो। उसके हाव भाव से पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन उसकी माँ जैंग वोंगशिन ये सब सुनकर बुरी तरह उलझ गई थीं। उन्होंने बीच में टोकते हुए पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। उन्हें तो लगा था कि उनके बेटे ने पहले ही इवोल्यूशन एकेडमी में दाखिला ले लिया है। अब वो पल आ गया था जब सच्चाई सामने आनी थी। हमारे एमसी ने एक गहरी सांस ली और अपने माता पिता की तरफ देखा। उसने माफी मांगते हुए माना कि वो उन्हें बताना भूल गया था कि उसने कुछ दिन पहले ही तियान रेन को ज्वाइन कर लिया है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने ये जबरदस्त बात बताई कि वो पहले ही बूदो एकेडमी में ट्रांसफर ले चुका है ताकि वो प्योर ब्लडेड ह्यूमन के रास्ते पर चल सके। उसके माता पिता के तो होश ही उड़ गए। वो सदमे में उसे देखने लगे। उसकी माँ घबराहट में पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे एमसी ने फिर अपनी बात समझानी शुरू की। उसने बड़े शांत तरीके से कहा कि वो तियान रेन गो की सोच से सहमत है। उसे उनकी बात सही लगती है, लेकिन असली वजह कुछ और भी थी जो उसने अब बताई। उसने कहा कि बूदो एकेडमी के डीन लियू चुआन वू ने उसे बहुत ईमानदारी दिखाई है। उन्होंने उसे ट्रिपल बेनिफिट्स ऑफर किए हैं, यानी बाकी जगह से 3 गुना ज्यादा सुविधाएं और साधन दिए हैं। इसलिए उसने तय किया कि वो वहां 6 महीने के लिए ट्रायल पीरियड पर जाएगा। उसने साफ किया कि अगर 6 महीने में उसे कोई तरक्की नहीं दिखी या उसे लगा कि ये रास्ता गलत है, तो वो वापस आ जाएगा और जीन फ्यूजन वाले रास्ते के लिए इवोल्यूशन एकेडमी ज्वाइन कर लेगा। ये सुनकर उसके माता पिता थोड़ा शांत हुए। उन्हें लगा कि चलो, लड़के ने सोच समझकर एक सही प्लान बनाया है। लेकिन डीन माँ जन ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो गुस्से में तो थे, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि वो गरीब और बूढ़ा लियू चुआन वू इतना बड़ा ऑफर कैसे दे सकता है। उसके पास इतना पैसा आया कहां से। डीन ने फिर से कोशिश की। उन्होंने हमारे एमसी की आंखों में देखा और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक बुजुर्ग होने के नाते सलाह देता हूँ। ये जो ट्रिपल बेनिफिट्स तुम्हें देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ ही समय का फायदा है, लेकिन इसके बदले में तुम्हारा जो लंबे समय का नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा।
डीन ने चेतावनी दी कि इन 6 महीनों में तुम वो कीमती ज्ञान और तजुर्बा खो दोगे जो तुम्हें इवोल्यूशन एकेडमी में मिलता, और वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। वो लगभग गिड़गिड़ा रहे थे कि अपना समय बर्बाद मत करो, लेकिन हमारा एमसी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने डीन का शुक्रिया अदा किया उनकी चिंता के लिए, लेकिन फिर से दोहराया कि उसे त्यान रेन गे के आदर्शों पर पूरा भरोसा है। उसने जज्बाती होकर कहा कि अगर उसने एक बार भी ये रास्ता आजमाया नहीं तो वो पूरी जिंदगी पछताएगा। हालांकि अंदर ही अंदर वो खुद से ये भी मान रहा था कि वो ट्रिपल बेनिफिट्स इतने शानदार थे कि उन्हें मना करना बेवकूफी होती। उसका फैसला समझदारी वाला भी था और भावनात्मक भी। जब डीन माँ जेनही ने देखा कि हमारे एमसी का फैसला पक्का है और वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा, तो उन्होंने हार मान ली। उन्होंने एक गहरी निराशा भरी सांस छोड़ी और सोफे से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें और भी कई जरूरी काम निपटाने हैं और वो जाने के लिए मुड़ गए। लिन यान, जो अभी भी थोड़े सदमे में थे, जल्दी से उठे और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए आगे बढ़े। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। हमारे एमसी अपने घर में आराम से बैठा था, हाथ में एक ड्रिंक थी और वो ऐसे ही कैजुअली अपने फोन पर खबरें देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक हेडलाइन पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। न्यूज हेडलाइन जोर जोर से कह रही थी कि प्रोविंशियल टॉप स्कॉलर हमारे एमसी को त्यान रेन गे ने ब्रेन वॉश कर दिया है। आर्टिकल में लिखा था कि उसने प्योर ब्लडेड ह्यूमन का रास्ता चुनकर अपना भविष्य और हुनर दोनों बर्बाद कर दिया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस आर्टिकल में 1 दशक पहले की एक फीमेल जीनियस का भी जिक्र था, जिसका करियर इसी ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद तबाह हो गया था। ये सब तो सीधा सीधा हमारे एमसी को डराने और उसको बदनाम करने के लिए किया गया था। घबराकर हमारे एमसी ने कमेंट्स वाला हिस्सा खोला। वहां तो बस नफरत ही नफरत भरी हुई थी। लोग उसका मजाक बना रहे थे, उसकी बुद्धि पर सवाल उठा रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि त्यान रेन गे को तो बंद कर देना चाहिए। जब उसने कमेंट्स पढ़े तो हमारे एमसी को बहुत गहरी चिंता हुई। उसे पता चला कि ये सिर्फ बदनामी नहीं थी, उसकी निजी जानकारी भी लीक हो गई है। उसे सबसे बड़ा डर ये था कि इस शोर शराबे से हेरेटिक्स आकर्षित होंगे, मतलब वो खतरनाक लोग जो इंसानों के दुश्मन हैं। अगर उनको पता चल गया कि हमारे एमसी कहाँ है और क्या कर रहा है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो सोचने लगा कि ये किसकी करतूत हो सकती है। क्या डीन माँ जेनही ने गुस्से में ये सब करवाया या कोई दूसरा ग्रुप जो त्यान रेन गे का दुश्मन है? पर अभी सोचने का टाइम नहीं था, अब तो कुछ करना पड़ेगा। उसने तय किया कि सबसे पहले जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करना जरूरी है। उसने तुरंत फोन लगाया और उस न्यूज कंपनी को शिकायत की कि उन्होंने एक स्टूडेंट की प्राइवेट जानकारी लीक करके कानून तोड़ा है। 2 घंटे बाद हमारे एमसी अपने सोफा पर बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि वो आर्टिकल इंटरनेट से हटा दिया गया है तो उसने चैन की सांस ली, लेकिन ये शांति सिर्फ कुछ पल की ही थी। अचानक उसका फोन तेज आवाज में बजने लगा। उस पे लगातार नोटिफिकेशंस आने लगे। जब उसने चेक किया तो देखा कि उसके क्लास के ग्रुप चैट में पूरा हंगामा मचा हुआ था। उसके क्लासमेट्स बार बार पूछ रहे थे कि उसने वो मिसलीडिंग त्यान रेन गे क्यों ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि भले ही आर्टिकल तो हट गया हो, पर हमारे एमसी की तस्वीरें अभी भी ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं और पूरे इंटरनेट पर लोग सिर्फ उसके ही बारे में बातें कर रहे हैं। हमारे एमसी ने अपना सर पकड़ लिया। वो बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसे समझ आ गया कि अब जब उसका चेहरा सबके सामने आ चुका है तो उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो चुकी है। अब वो चाहकर भी चुप नहीं रह सकता था और आगे आने वाला समय उसके लिए मुश्किलों से भरा रहने वाला था। उस रात मौसम काफी शांत था, पर हमारे एमसी के दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक ने उस शांति को तोड़ दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने शेन किंगहे खड़ी थी। वो एक प्यारी सी पिंक नाइट गाउन में थी और उसके चेहरे पर थोड़ी शैतानी वाली मुस्कान थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बड़े हक से बोल दिया कि आज रात वो यहीं रुकने वाली है। हमारे एमसी थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने मना नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बिस्तर पर लेट गए तो कमरे में एक अलग ही तरह का सुकून था। शेन किंगहे अपने फोन पर कुछ देख रही थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा उतर गया। वो हमारे एमसी के बारे में इंटरनेट पर चल रहे वो खराब खबर वाले आर्टिकल्स और कमेंट्स पढ़ रही थी। लोग बिना सोचे कितनी नफरत फैला रहे हैं। ये देखकर उसने गुस्से और दुख में कहा कि लोग कितने खराब होते हैं, उन्हें सच्चाई पता भी नहीं और बस बातें बना रहे हैं। हमारे एमसी काफी शांत था। उसने शेन किंगहे के सर पर हाथ रखा और समझाया कि दुनिया में ताकत की लड़ाइयां ऐसे ही चलती हैं। उसने कहा कि जो लोग नियम मानते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं, लेकिन जो लोग नियम तोड़कर अपने तरीके से खेलते हैं वही लोग आगे निकल जाते हैं और जीतते हैं। शेन किंगहे को ये बात समझ तो आई, पर वो चुप नहीं हुई। उसने मशवरा दिया कि वो अपने मास्टर मो डोंगजी से मदद मांग सकती है। मो डोंगजी एक बहुत ताकतवर शख्सियत थी और उनके लिए ये मामला सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं थी।
लेकिन हमारे एमसी ने फौरन मना कर दिया। उसने तर्क दिया कि ये लड़ाई जीन फ्यूजन और प्योर ब्लड फैक्शंस के बीच की है और मो डोंगजी जो खुद जीन फ्यूजन के रास्ते को सपोर्ट करती हैं, उनके पास हमारे एमसी की मदद करने का कोई कारण नहीं है। वो क्यों एक ऐसे स्टूडेंट की मदद करेंगी जो उनकी सोच के खिलाफ जा रहा है। पर शेंग कहाँ मानने वाली थी। वो जिद पर अड़ गई और बोली कि कोशिश करने में क्या चला जाएगा। उसने फौरन अपने फोन से मो डोंगजी को मैसेज टाइप किया और भेज दिया। हमारे एमसी बस देखता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब आएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद शेन किंघे का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और खुशी से उछल पड़ी। उसने अपना फोन हमारे एमसी को दिखाया। मो डोंगजी का जवाब आया था कि प्रॉब्लम सॉल्व्ड। शेन किंघे खुद हैरान थी कि जितनी बड़ी मुश्किल बस आधे घंटे में हल हो गई। हमारे एमसी भी उतना ही हैरान था। उसने फौरन अपना फोन निकाला और ऑनलाइन देखा। वो दंग रह गया। उसके बारे में जितनी भी खराब खबर, आर्टिकल्स और नफरत भरे कमेंट्स थे, वो सब गायब हो चुके थे। इंटरनेट से उसका नाम ऐसे साफ कर दिया गया था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। हमारे एमसी गहरी सोच में डूब गया। वो सोचने लगा कि आखिर मो डोंगजी ने उसकी मदद क्यों की। क्या वो अपनी नई चेली शेन चिंघे पर बहुत मेहरबान है इसलिए, या फिर इसके पीछे कोई पुराना रिश्ता या जज्बात है जो उनके पहले पति से जुड़ा है। खैर, वजह जो भी हो, उसने मान लिया कि उसको फायदा तो मिला ही है। उसने शेन चिंघे से कहा कि मेरी तरफ से अपने मास्टर को थैंक यू बोल देना। शेन चिंघे ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी आंखें चमकाई और थोड़ा आगे झुककर बोली, मास्टर को तो मैं बोल दूंगी, लेकिन तुम मुझे कैसे थैंक यू बोलोगे। हमारे एमसी ने पूछा कि उसे क्या चाहिए। शेन चिंघे ने धीरे से कहा कि उसे एक किस चाहिए। दोनों के बीच का माहौल एकदम रोमांटिक हो गया। दोनों के गाल शर्म से लाल हो गए और वो एक नरम किस के लिए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है। हमारे एमसी अब अपने बिस्तर पर पालथी मार के बैठा था और ध्यान लगा रहा था। उसके चारों तरफ एक सफेद धुंध जैसी शक्ति घूम रही थी जो उसके रोम रोम से अंदर बाहर हो रही थी। ये उसकी अभ्यास का एक बहुत तेज दौड़ था। उसने एक गहरी नियंत्रित सांस ली और अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस किया। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने बताया कि उसका बायोलॉजिकल लेवल बढ़कर ऑर्डिनरी टियर 7 हो गया है। हमारे एमसी ने अपनी आंखें खोली। वो पसीने में पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो खुद से बोला कि आखिरकार उसने अपनी पूरी जिल्द की टेम्परिंग पूरी कर ली है। ये काम आसान नहीं था, लेकिन अब उसकी जिल्द किसी कवच से कम नहीं थी। ट्रेनिंग के बाद हमारे एमसी ने अपना नया स्टेटस चेक किया। स्क्रीन पर साफ लिखा था कि वो अब 18 साल का हो गया है और ऑर्डिनरी टियर 7 पर पहुंच चुका है। नीचे उसकी खूबियों की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें 9 बायोलॉजिकल खूबियां बहुत ऊंचे स्तर पर दिख रही थी। स्क्रीन ने यह भी पक्का किया कि उसने बॉडी टेम्परिंग का पहला स्टेज, जो कि स्किन टेम्परिंग, वो पूरा कर लिया है। हमारे एमसी को अपने अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। वो सोचने लगा कि जहां आम लोगों के पास कम खूबियां होती हैं, वहीं उसके पास 9 खूबियां हैं जिनकी ताकत लगभग 10 जीन फ्यूजन के बराबर है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास वाली मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो उस मशहूर क्योटो प्रोडिजी को भी आराम से हरा सकता है। उसकी सोच तब टूटी जब शेन चिंघे का एक संदेश आया। मैसेज थोड़ा गंभीर था। उसने पूछा था कि क्या वो अगले सोमवार को उसके और उसकी दोस्त चू रुई के साथ अस्पताल चल सकता है। वजह थी एग रिट्रीवल। हमारे एमसी बात समझ गया। शेन चिंघे ने जीन फ्यूजन का रास्ता चुना है और इस रास्ते पर चलने से आगे चलकर बांझपन का खतरा होता है। मतलब वो शायद कभी खुद से मां न बन पाए। इसलिए एहतियात के तौर पर वो अपने अंडाणु अभी सुरक्षित रखना चाहती है ताकि भविष्य में वो टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए मां बन सके। हमारे एमसी को उसके इस त्याग और दूरदर्शिता की तारीफ करनी पड़ी। उसने बिना देर किए जवाब दिया और हाँ कर दी कि वो जरूर चलेगा। सोमवार आ गया और वो तीनों शहर के एक बड़े आधुनिक अस्पताल पहुँचे। अंदर का माहौल थोड़ा साफ सुथरा और गंभीर था। एक कमरे के अंदर शेन चिंघे अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपनी स्कूल शर्ट और स्टॉकिंग्स तो पहनी थी, लेकिन नीचे सिर्फ अंडरवियर था, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए ये जरूरी था। एक नर्स आई और उसने शेन चिंघे को ओव्यूलेशन इंडक्शन शॉट दिया। नर्स ने पेशेवर अंदाज में बताया कि इंजेक्शन दे दिया गया है और उसे कल रिट्रीवल प्रक्रिया के लिए वापस आना होगा। शेन चिंघे ने दबी हुई आवाज में शुक्रिया कहा। बाद में जब वो लोग अस्पताल के गलियारे से बाहर निकल रहे थे तो हमारे एमसी ने कहा कि ये प्रक्रिया कितनी परेशान करने वाली और मुश्किल है। शेन चिंघे ने माना कि वो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रही है। ये सुनकर चू रुई, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसने शेन चिंघे के कंधे पर हाथ रखा और उसका मन बहलाने के लिए सुझाव दिया कि उन्हें खरीदारी पर चलना चाहिए। खरीदारी का नाम सुनते ही शेन चिंघे का चेहरा खिल उठा और उसने हाँ कर दी। लड़कियों ने हमारे एमसी से भी पूछा कि क्या वो साथ चलेगा, लेकिन हमारे एमसी ने मना कर दिया। उसने समझाया कि उसे कुछ और जरूरी काम खत्म करने हैं।
चू रुई तो जैसे खुशी ही हो गई कि उसे शेन चिंगे के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिल रहा है। दोनों लड़कियां हंसते हुए वहां से चली गईं। वापस अपने कमरे में आकर हमारे एमसी ने तय किया कि अब समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, उसे अपनी ट्रेनिंग के अगले स्टेज पर ध्यान देना है, मसल टेम्परिंग। वो वापस ध्यान लगाने बैठ गया। जैसे जैसे वो ध्यान लगा रहा था, सिस्टम के संदेश पक्का कर रहे थे कि उसकी मांसपेशियों की ताकत और ब्लड टेम्परिंग आर्ट की क्षमता बढ़ रही है। लेकिन इस बार दर्द अलग था। उसने महसूस किया कि मांसपेशियों को मजबूत करते वक्त जो जलन हो रही थी वो स्किन टेम्परिंग से कहीं ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मांसपेशियों के अंदर आग लगी हो। लेकिन हमारे एमसी ने उफ तक नहीं की। वो जानता था कि ये दर्द थोड़े समय के लिए है और इससे मिलने वाली ताकत हमेशा के लिए। पूरी दोपहर उसने सिर्फ अपने दाएं हाथ को मजबूत करने में लगा दी। जब वो उठा तो वो बुरी तरह थक चुका था। इस अभ्यास ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा निचोड़ ली थी। ठीक होने के लिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने ब्रेड का एक बड़ा पैकेट खोला और जानवरों की तरह खाने लगा ताकि जो ची, ऊर्जा और खून इस्तेमाल हुआ है वो वापस आ जाए। खाने के बाद जब उसमें थोड़ी जान आई तो उसने अपनी नई ताकत जांचने की सोची। उसने एक हैंड ग्रिपर उठाया और उसे दबाया। वो हैरान रह गया। सिर्फ एक हाथ को मजबूत करने से उसकी ताकत 50% बढ़ गई थी। ग्रिपर उसके हाथ में खिलौने जैसा लग रहा था। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। शेन चिंगे अंदर आई। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने बताया कि चू रुई ने सुझाव दिया है कि स्कूल शुरू होने से पहले सब लोग हेई के साथ मिलकर घूमने जाएं और चू रुई ने हमारे एमसी की तरफ से भी हाँ बोल दी है। हमारे एमसी ने शेन किंगे का हाथ पकड़ा और उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो जा रही है तो वो भी जरूर जाएगा। लेकिन शेन किंगे की मुश्किल कुछ और ही थी। उसने बताया कि चू रुई तो बीच पर जाना चाहती है। शेन किंगे बीच पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मना करके चू रुई का दिल भी दुखाना नहीं चाहती थी। उसने अपने पिछले डरावने अनुभव के बारे में बताया। उसे आज भी वो खौफनाक आवाज याद है जो उसने समंदर की गहराइयों में सुनी थी। वो रहस्यमयी आवाज उसे आज भी बुरे सपने देती है और वो पानी से डरती है। हमारे एमसी ने उसे बड़े प्यार से तसल्ली दी। उसने वादा किया कि वो उसकी हिफाजत करेगा। उसने एक हल निकाला कि अगर उसे डर लग रहा है तो वे लोग पानी में जाएंगे ही नहीं, बस किनारे पर ही रुकेंगे। ये सुनकर शेन किंगे को थोड़ा चैन मिला और वो राजी हो गई। सीन अब अचानक बदल जाता है और एक अंधेरी डरावनी जगह पर चला जाता है। ये एक आग से भरी गुफा थी जहां नीचे गर्म लावा बह रहा था और ऊपर एक बड़ा गोल मंच हवा में तैर रहा था। उस मंच पर चमकती हुई निशानियां थीं जो किसी काले जादू का इशारा दे रही थीं। वहां एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। एक बहुत बड़ा हरा राक्षस जो देखने में बेहद घिनौना था, वो एक रहस्यमयी शख्स को रिपोर्ट दे रहा था। वो शख्स एक आदमी था जिसने एक महंगा सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक प्लेग डॉक्टर का मास्क लगा हुआ था। राक्षस ने डरते हुए बताया कि उसने अपने बदबूदार चूहों से वो सारी 108 सुरंगें खुदवा दी हैं जिनकी जरूरत थी। राक्षस ने प्लेग डॉक्टर मास्क वाले आदमी को निर्देश दिया कि अब उसे उस जगह पर एक बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट सेट करना होगा। मास्क पहने हुए आदमी ने हाँ में सर हिलाया। उसने एक अजीब सा शक्तिशाली डंडा हवा में उठाया। उस डंडे के ऊपर एक लाल रंग की आंख बनी थी जो चमक रही थी। उसने पूरी ताकत से उस डंडे को जमीन पर पटका। डंडे के जमीन से टकराते ही काली ऊर्जा की एक लहर बाहर आई। उस विधि को पूरा करने के लिए उस मास्क्ड आदमी ने एक खंजर निकाला और अपनी ही कलाई काट ली। उसका खून बहकर उस डंडे पर गिरने लगा। डंडे के ऊपर बनी वो लाल आंख उस खून को पीने लगी और अंदर समाने लगी। जैसे ही खून समाया, जमीन फट गई और वहां से लाल और काली ऊर्जा की लंबी लंबी शाखाएं, टेंटिकल्स निकलने लगीं। मास्क्ड आदमी ने घोषणा की कि कोऑर्डिनेट सेट हो चुका है। उसने बताया कि उसका अगला कदम ये है कि वो सोर्स साइट, मूल जगह पर एक उसी जैसा पॉइंट ढूंढे और वहां दूसरा कोऑर्डिनेट सेट करे। उसने अंत में कहा कि जैसे ही ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में मिलेंगे, सारी सुरंगें पूरी तरह से जुड़ जाएंगी और उनका जो भी बुरा प्लान है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, सब लोग बीच जाने के लिए तैयार हो जाओ। गाड़ी का इंजन चालू हुआ और हमारा सफर शुरू हो गया। एक तरफ बहुत खूबसूरत समंदर का किनारा था और दूसरी तरफ हम दोस्तों की खूब मस्ती चल रही थी। गाड़ी एक अच्छी रफ्तार में समंदर के किनारे वाली सड़क पर दौड़ रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल भी काफी हल्का फुल्का और मजेदार था। चू रुई जो पीछे बैठी थी, उसने आगे गाड़ी चला रहे हे यू से पूछा कि उसे लाइसेंस कब और कैसे मिला। हे यू ने पीछे देखने वाले शीशे में देखते हुए बहुत गर्व से समझाया कि उसके पापा ने कुछ जुगाड़ किया था ताकि गर्मियों की छुट्टी शुरू होते ही वो एक जल्दी वाला कोर्स ज्वाइन कर सके। उसने बताया कि उसने कितनी जल्दी ड्राइविंग सीख ली ताकि वो अपने दोस्तों को घुमाने ले जा सके। जब उसने ऑफर किया कि वो बाकी सबको भी उसी कोर्स में दाखिला दिलवा सकता है ताकि वो भी लाइसेंस ले लें, तो सब ने खुशी खुशी हाँ में सर हिलाया और मान गए। ये सुनकर हे यू बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे वो पूरे ग्रुप का हीरो बन गया हो। थोड़ी ही देर में वो लोग बीच की पार्किंग में पहुंच गए।
गाड़ी रुकते ही हे यू तो पागल हो गया। वो दरवाजा खोलते ही आजादी चिल्लाते हुए सीधा रेत सैंड की तरफ भागा। वो वहां खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसे समंदर की हवा, ये नीला पानी और सबसे ज्यादा पानी में मजे करती हुई बिकिनी पहनी हुई लड़कियां कितनी पसंद हैं। उसकी इस थर की बात सुनकर चू रुई को गुस्सा आ गया। उसने पीछे से आकर हे यू के सर पर एक जोर से थप्पड़ मारा। तुम सुधर जाओ, ये बोलकर उसने शेन चिंगहे का हाथ पकड़ा और बताया कि वो दोनों अब कपड़े बदलने जा रही हैं। बेचारा हे यू बोलता रह गया कि अरे सुनो तो, लेकिन लड़कियां उसकी बात सुनी अनसुनी करके वॉशरूम की तरफ जा चुकी थीं। जब वो अकेला रह गया तो हे यू ने हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि चलो यार हम भी कपड़े बदल लेते हैं। उसने कहा कि उसका डाइविंग करने का बहुत मन कर रहा है और वो पानी में जाने का और इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही वो दोनों लॉकर रूम की तरफ जा रहे थे, बीच पर बैठे हुए लड़कों का एक ग्रुप ने हमारे एमसी को पहचान लिया। उन्होंने धीरे धीरे आपस में बातें करनी शुरू कर दी। अरे ये वही है ना, नंजंग इलाके के गांव का एग्जाम में दूसरे नंबर पर आने वाला। उनकी बातें अब चुगली में बदल गईं। एक ने कहा, हाँ ये वही बेवकूफ है जिसने टियान रेन गे ज्वाइन कर लिया है। दूसरे ने सोचा कि जरूर इसका दिमाग घुमा दिया गया होगा, या फिर हो सकता है कि ये पहले से ही दिमागी तौर पर कमजोर था। उन्होंने आखिर में ये बोला कि इसने अपना इतना बढ़िया भविष्य खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। हे यू ने ये सब सुन लिया। उसका दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से लाल पीला होकर उन लड़कों के पास गया और उनका सामना किया। उसने चिल्लाते हुए पूछा, तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो तो पूरे इलाके में दूसरे नंबर पर आया था। हे यू ने उन्हें धमकी दी कि अगर हिम्मत है तो अब और कुछ बोलकर दिखाओ। वो ग्रुप हे यू के इस अचानक गुस्से और चीखने से डर गया और बिल्कुल चुप हो गया। उनकी बोलती बंद हो गई। इससे पहले कि लड़ाई शुरू होती, हमारे एमसी ने आराम से आकर हे यू का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। उसने शांत आवाज में कहा, छोड़ ना यार, क्यों इन लोगों पर अपनी ताकत बर्बाद कर रहा है? इन्हें भूल जा। हे यू अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, यार तेरा गुस्सा कितना शांत है। अगर मैं तेरी जगह होता तो अब तक इनका मुंह तोड़ चुका होता। हमारे एमसी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि उसे इन लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग उसके लिए जरूरी ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसने ये भी कहा कि अगर इन लोगों ने कुछ ऐसा कहा होता जिसकी उसको सच में परवाह है, तो वो पक्का उनसे लड़ता और उन्हें सबक सिखाता। हे यू ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, और वो क्या चीज है जिसकी तुझे परवाह है? हमारे एमसी ने बस उसकी तरफ देखा और साइड में नजर डाली, जैसे कि जवाब सामने ही हो। बिल्कुल उसी समय चू रुई और शेन चिंगहे वापस आ गईं। दोनों ने अब बीच के कपड़े पहन लिए थे और वो काफी खूबसूरत लग रही थीं। चू रुई ने हंसते हुए इशारा किया, जाहिर सी बात है, वो इंसान जिसकी हमारे एमसी को सबसे ज्यादा परवाह है वो शेन चिंगहे है। शेन चिंगहे के हाथ में सनस्क्रीन की ट्यूब थी। हे यू ने अपना सिर खुजाया और मान लिया कि उसका सवाल बेकार था। चू रुई ने लड़कों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ जल्दी कपड़े बदल कर आओ। थोड़ी देर बाद हमारे एमसी और हे यू अपनी स्विम ट्रंक्स पहनकर वापस आए। दोनों का शरीर बहुत जबरदस्त और गठीला था, जो उनकी ट्रेनिंग का नतीजा था। आते ही हमारे एमसी ने मजाक में कहा कि वो शेन चिंगहे को सनस्क्रीन लगा देगा। शेन चिंगहे, जो एक आरामदायक कुर्सी पर लेटी थी, उसने खुशी खुशी ये बात मान ली। जैसे ही हमारे एमसी ने उसकी पीठ पर सनस्क्रीन मलना शुरू किया, शेन चिंगहे ने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हे यू पास वाली कुर्सी पर बैठकर ये सब देख रहा था और जलन से जल भुन रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, यार हमारे एमसी के काम तो बहुत पक्के हैं। इससे प्रेरित होकर उसने वही बात चू रुई पर आजमाने की कोशिश की, लेकिन चू रुई ने उसे भाव तक नहीं दिया और सीधा बोल दिया, दफा हो, निकल यहाँ से। इस बीच हमारे एमसी अब शेन चिंगहे की कमर के निचले हिस्से और हिप्स पर सनस्क्रीन लगा रहा था। शेन चिंगहे आंखें बंद करके सोच रही थी कि हमारे एमसी कितना शानदार है। अचानक उसके दिमाग में एक रहस्यमयी और ताकतवर आवाज गूंजी। उसकी आंखें एकदम से हैरानी से खुल गईं। वो घबराकर तुरंत उठ बैठी और बुदबुदाने लगी, पुनर्जीवन, समंदर का स्रोत। वो डरी हुई नजरों से समंदर की तरफ देखने लगी और चिल्लाई, मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दे रही है। हमारे एमसी का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। हमारे एमसी ने घबराई हुई शेन चिंगहे को पकड़ा और पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शेन चिंगहे ने डरे हुए अंदाज में बताया कि उसे वही अजीब आवाज फिर से सुनाई दी है। वो आवाज महान भगवान का पुनर्जीवन और समंदर के स्रोत के बारे में बात कर रही थी। हमारे एमसी ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये आवाज ओरिजिन लैंड सोर्स साइट से जुड़ी हो सकती है। उसने निष्कर्ष निकाला कि अभी उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए उन्हें पहले और चीजें सीखनी होंगी। उसने सुझाव दिया कि जब वे यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे तो शेन चिंगहे को अपने गुरु मो डोंगजी से इस बारे में घुमा फिरा कर पूछना चाहिए। शेन चिंगहे को ये योजना ठीक लगी और वो मान गई। समय बीत गया और अब जगह बदल गई। हमारे एमसी अब वापस अपने कमरे में था, अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए था। मांसपेशियों को मजबूत करने का काम खत्म हो चुका था और अब उसने सबसे मुश्किल प्रक्रिया शुरू की थी, हड्डी मजबूत करना नाम की ट्रेनिंग।
ये ट्रेनिंग बहुत दर्दनाक थी, मांसपेशियों से कहीं ज्यादा। उसे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना था। एक लंबे और थका देने वाले सेशन के बाद वो अपने बिस्तर पर गिर गया। वो पूरी तरह से थक चुका था और उसके शरीर पर एक अजीब सी मैल जम गई थी, लेकिन वो जीत चुका था। उसने सफलतापूर्वक अपने शरीर की सारी 206 हड्डियों को मजबूत कर लिया था। उसकी मेहनत रंग लाई और सिस्टम के नोटिफिकेशन ने उसे बधाई दी कि वो अब साधारण जीव 9वें रंग पर विकसित हो चुका है। अब वो बेहतर जीव बनने से बस एक कदम दूर था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने रक्त शक्ति कला की किताब खोली और पढ़ने लगा। उसे समझ आया कि अगले विकास को पाने के लिए उसे अपने शरीर के एपर्चर्स, कुछ खास बिंदु खोलने होंगे, लेकिन किताब में दिए निर्देश बहुत अस्पष्ट और साफ नहीं थे। एक पक्का इरादा दिखाते हुए उसने किताब बंद की और फैसला किया कि वो इस तरीके को खुद ही पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब नजारा एक नई शुरुआत की तरफ बदलता है। हम शंघाई यूनिवर्सिटी का शानदार कैंपस देखते हैं। हमारे एमसी और शेन छिंघाई आखिरकार अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करने के लिए वहां पहुंच चुके थे। भीड़ में से उनके माता पिता में से किसी ने आवाज लगाई कि वे लोग यहाँ हैं। जब वे हमारे एमसी के माता पिता के साथ कैंपस में टहल रहे थे तो शेन छिंघे, जिसने अब एक स्टाइलिश नया पहनावा पहना था, वो खुशी से उछल पड़ी। उसने एक पुरानी आइसक्रीम की दुकान की तरफ इशारा किया और उत्साह से बोली, देखो वो दुकान अभी भी वहीं है। वे लोग उस भरे पूरे यूनिवर्सिटी शहर से गुजर रहे थे। हमारे एमसी ने शेन छिंघे की इस पुरानी बात को माना कि हाँ, ये वही आइसक्रीम की दुकान है जहाँ वे बचपन में आया करते थे। उसकी माँ जांग वोंग ने सुझाव दिया कि क्योंकि अभी समय है और वे लोग जल्दी आ गए हैं, इसलिए उन्हें रुककर कुछ मीठा खा लेना चाहिए। शेन छिंघे तो जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। उसने फौरन हाँ कर दी। दुकान के अंदर शेन छिंघे ने स्ट्रॉबेरी दूध के स्वाद वाली एक बड़ी कटोरी आइसक्रीम मंगवाई। वो बड़े मजे से खा रही थी और तारीफ कर रही थी कि ये कितनी स्वादिष्ट है। फिर बड़े प्यार से उसने अपनी चम्मच आगे बढ़ाई और हमारे एमसी को खाने के लिए दिया। एमसी ने बिना नखरे किए एक और खा लिया। उसके माँ बाप ये प्यारा सा पल देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी ये शांति वाली सैर अचानक बीच में ही रुक गई। पास के ही एक बार से शोर आने लगा, जिसने हमारे एमसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने खिड़की से झांक कर देखा और जो सुना वो बहुत अजीब था। एक आदमी वहाँ बैठी एक औरत जिसका नाम जैसीन था, उससे शिकायत कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारी स्कर्ट बहुत लंबी है, मुझे तुम्हें छूने में दिक्कत हो रही है। बार के अंदर का नजारा और भी गंदा था। ब्रदर योंग नाम का एक गुंडा सा आदमी वहाँ बैठा था और जैसीन उसकी गोद में बैठी छेड़खानी कर रही थी। जैसीन ने बेशर्मी से सुझाव दिया कि वो अपना हाथ उसकी स्कर्ट के नीचे से डाल सकता है, उसे बुरा नहीं लगेगा। उनकी मेज पर बैठे एक दूसरे आदमी ने ब्रदर योंग को कहा कि वो लड़की को छूना बंद करे और उनके मुख्य मुद्दे पर ध्यान दे। वहाँ का माहौल काफी खराब लग रहा था। आइसक्रीम की दुकान के बाहर का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। दो आदमी वहाँ खड़े होकर आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे और उनकी नजरें पास खड़ी एक लड़की पर टिकी हुई थीं। उनमें से एक ने थोड़ा जलते हुए कहा कि वो लड़की हुआंग जियाशिन है। उसने बताया कि आर्ट एकेडमी में तो ये लड़की अपने आप को किसी देवी से कम नहीं समझती, किसी को घास तक नहीं डालती, लेकिन अब देखो एवोल्यूशन एकेडमी के लड़कों को कैसे अपने आसपास घूमने दे रही है। दूसरे आदमी में एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। एवोल्यूशन एकेडमी के स्टूडेंट्स का भविष्य बहुत अच्छा होता है, उनके पास ताकत होती है और पैसा भी होता है, इसलिए वो लड़कियों के लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं। उनकी बातें सुनकर हमारे हीरो के दिमाग में यूनिवर्सिटी का पूरा ढांचा घूमने लगा। शंघाई यूनिवर्सिटी कोई साधारण जगह नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटी हुई थी, जैसे दो अलग दुनिया हो। एक तरफ था आउटर कैंपस, जो आर्ट्स, कल्चर और सामान्य पढ़ाई के लिए था। यहाँ का माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन दूसरी तरफ था इनर कैंपस, जो किसी किले से कम नहीं था। ये जगह एवोल्यूशन, मैकेनिकल बदलाव और मार्शल आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए थी। इनर कैंपस एक बहुत ही सुरक्षित जगह थी, जहां आम लोगों का आना जाना मना था। यहाँ तक कि आउटर कैंपस के स्टूडेंट्स भी बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकते थे। इसकी वजह साफ थी, वहां जीन फ्यूजन और मशीनी बदलाव पर जो रिसर्च होती थी वो बहुत संवेदनशील और खतरनाक थी। कैंपस के चारों तरफ हथियार बंद गार्ड्स का पहरा था और हवा में निगरानी करने वाले ड्रोन घूमते रहते थे, जो हर एक हरकत पर नजर रखते थे। वापस टेबल पर हमारे हीरो की माँ जिंग वोंग शिन काफी भावुक हो रही थीं। उन्होंने हमारे हीरो और शेन चिंग हान को समझाते हुए कहा कि भले ही यूनिवर्सिटी की जिंदगी में उन्हें बहुत आजादी मिलेगी, लेकिन उन्हें अपना ध्यान नहीं खोना है। उन्हें याद रखना होगा कि वो वहाँ पढ़ने गए हैं, मस्ती करने नहीं। उनके पति लिन यानिंग ने उनके हाथ पर हाथ रखा और उन्हें तसल्ली दी कि चिंता मत करो, हमारे बच्चे बहुत जिम्मेदार हैं। उन्होंने घड़ी देखी और कहा कि अब वक्त हो गया है। माता पिता सुरक्षित जगह में जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें यहीं अलविदा कहना था। लिन यान ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और याद दिलाया कि शेन चिंग हान का ख्याल रखना। हमारे हीरो ने बहुत ईमानदारी के साथ वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। जब वो दोनों इनर कैंपस के भारी सुरक्षा वाले गेट पर पहुंचे तो वहां का नजारा किसी मिलिट्री बेस जैसा था। एक गार्ड ने उन्हें रोका और सख्ती से उनके दाखिले के कागजात दिखाने को कहा।
हमारे हीरो ने तुरंत अपना कागज निकालकर दे दिया, लेकिन शेन चिंग हान अपने बैग में अपना कागज ढूंढने लगी और उसे मिल नहीं रहा था। गार्ड ने उसे रोक दिया और सवाल जवाब करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ी। गार्ड की आंखें फैल गईं। उसने हमारे हीरो को पहचान लिया। ये वही लड़का था जो प्रांतीय इम्तिहानों में टॉप आया था और हाल ही में खबरों में था क्योंकि इसने तियान रेन गे ज्वाइन किया था। गार्ड ने बिना किसी और जांच के उन दोनों को जाने दिया। शायद वो भी इस मशहूर स्टूडेंट को परेशान नहीं करना चाहता था। जैसे ही वो गेट के अंदर आए, माहौल पूरी तरह बदल गया। यहाँ स्टूडेंट सामान्य नहीं लग रहे थे। हर तरफ जीन फ्यूजर्स और रोबोटिक शरीर वाले लोग घूम रहे थे। किसी का हाथ रोबोट जैसा था तो किसी की आंखें चमक रही थीं। ये नजारा इस विशेष जगह के लिए बिल्कुल आम बात थी। रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करने के बाद अब वक्त आ गया था कि वो अपने अपने हॉस्टल की तरफ जाएं। शेन चिंग हान ने हमारे हीरो को हाथ हिलाया और वादा किया कि वो शाम को उससे मिलेगी और फिर वो एवोल्यूशन एकेडमी के डॉर्म्स की तरफ चली गई। हमारे हीरो अकेला बूडो एकेडमी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका स्वागत ऐसा होगा। अचानक सीनियर लड़कियों के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया। वो सब उसके सुंदर लुक को देखकर दीवारी हो गई थीं। कोई कह रही थी कि वो कितना क्यूट है तो कोई जबरदस्ती उसका बैग उठाने की कोशिश कर रही थी। सब एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रही थीं ताकि वो उसका फोन नंबर ले सकें। हमारे हीरो थोड़ा घबरा गया था इस अचानक मिले ध्यान से। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आत्मविश्वासी सुनहरे बालों वाली सीनियर आगे आई। उसकी शख्सियत में एक अलग ही रौब था। गुस्से से दूसरी लड़कियों को डांटते हुए उसने सबको पीछे हटने को कहा और खुद ही बोला कि वो हमारे एमसी को अकेले उसके कमरे तक छोड़कर आएगी। हमारे हीरो चैन की सांस ली और उसकी बात मान ली। जब वो दोनों कैंपस में चल रहे थे तो सीनियर ने बात शुरू की। उसने पूछा कि क्या वो स्कूल की लड़ाई की ताकत वाली रैंकिंग लिस्ट देखना चाहेगा। हमारे एमसी ने हाँ में सर हिला दिया। वो उसे एक बड़े से डिजिटल बोर्ड के पास ले गई। वहाँ 2 तरह की लिस्ट लगी थी। एक थी टॉप रैंकिंग जो पूरे स्कूल के 500 सबसे अच्छे स्टूडेंट्स की थी और दूसरी थी नए स्टूडेंट्स की रैंकिंग जो 100 सबसे अच्छे नए बच्चों के लिए थी। सीनियर ने समझाया कि ध्यान से देखो, टॉप रैंकिंग के पहले 3 स्टूडेंट्स एवोल्यूशन और मैकेनिकल एकेडमीज के बहुत ताकतवर चौथे साल के सीनियर हैं। उसने दुख से कहा कि बूडो एकेडमी से, जो उनकी खुद की एकेडमी है, सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स इस लिस्ट में जगह बना पाए हैं और उनकी रैंक भी बहुत नीचे है। ये सुनकर हमारे एमसी को थोड़ी उदासी हुई। फिर सीनियर ने उसे एक पुरानी होशियार स्टूडेंट की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो लड़की भी हमारे एमसी की तरह दाखिले के एग्जाम्स में सबसे आगे थी और टॉप रैंकिंग में 6ठे नंबर तक पहुंच गई थी। लेकिन क्योंकि वो एक प्योर ब्लडेड ह्यूमन, सिर्फ एक इंसान थी, एक जगह आकर उसकी तरक्की रुक गई और जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स उससे आगे निकल गए। सीनियर ने बताया कि उस लड़की का नाम सोंग युआन है जो अब एकेडमी में टीचर है और डीन लियू चुआन वू की सहायक बनकर तियान रेन गे के लिए रिसर्च करती है। ये कहानी सुनकर हमारे एमसी को समझ आ गया कि उसका सफर कितना मुश्किल होने वाला है। जल्दी ही वो उसके कमरे तक पहुंच गए। सीनियर ने दरवाजा खोला और हमारे एमसी दंग रह गया। ये कोई आम हॉस्टल का कमरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा अकेले रहने वाला फ्लैट था। सीनियर ने थोड़ा जलते हुए कहा कि टॉप स्कोरर होने के अपने फायदे हैं। ऐसी सुविधा तो बड़े स्टूडेंट्स को भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर सीनियर ने अचानक हाथ से हवा करते हुए कहा कि बाहर कितनी गर्मी है, वो तो पसीने से पूरी भीग गई है। उसने हमारे एमसी की आंखों में देखा और इशारे वाली आवाज में पूछा कि क्या वो उसका शावर इस्तेमाल कर सकती है। इशारा तो बिल्कुल साफ था, लेकिन हमारे एमसी शायद ऐसे इशारे समझने में थोड़ा कमजोर था। उसने बड़े भोलेपन से सीनियर को मदद के लिए धन्यवाद बोला और ऑफर किया कि अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो सामने वाली दुकान से उसके लिए ठंडी मिल्क टी मंगवा सकता है। सीनियर का तो मुंह ही खुला रह गया। वो पूरी तरह उलझन में थी कि ये लड़का एक्टिंग कर रहा है या सच में इतना सीधा है। खैर, उसने हाँ बोल दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इसने मेरे जाल में फंसा क्यों नहीं। जब सीनियर चली गई तो हमारे एमसी अपने नए कमरे में अकेला खड़ा था। वो खुश था कि उसने मिल्क टी पिलाकर सीनियर का एहसान उतार दिया। तभी उसका फोन बजा। शेन चिंग हान का मैसेज था। वो उसके हॉस्टल के कमरे की तस्वीरें देखना चाहती थी। शेन चिंग हान ने पहले ही अपनी तस्वीरें भेज दी थी। जब हमारे एमसी ने वो तस्वीरें देखी तो वो हैरान रह गया। शेन चिंग हान का फ्लैट किसी 5 स्टार होटल के बड़े स्वीट से कम नहीं था। उसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा था और सबसे खास बात, एक अकेले इस्तेमाल करने वाला जिम भी था। अपने अकेले छोटे कमरे को उसके शानदार फ्लैट से मिलाकर देखने पर हमारे एमसी को जोर से जलन महसूस हुई। उसे पता चला कि एवोल्यूशन एकेडमी के पास कितना ज्यादा पैसा और फंडिंग है। बूडो एकेडमी तो उनके सामने गरीब लग रही थी। उसने मन न होते हुए भी अपने कमरे की कुछ तस्वीरें खींचकर भेज दी। तस्वीरें देखते ही शेन चिंग हान का जवाब आया। वो हैरान थी कि उसका कमरा कितना छोटा है। उसने फौरन सलाह दी कि हमारे एमसी वहां क्या कर रहा है, उसे अभी के अभी उसके पास रहने आ जाना चाहिए। उसने मजाक में कहा कि उसका बिस्तर तो हमारे एमसी के घर वाले बिस्तर से भी बड़ा है। ये ऑफर सुनते ही हमारे एमसी ने 1 सेकंड की भी देर नहीं की। उसने फौरन अपना सूटकेस उठाया, फोन पकड़ा और बोल दिया कि वो बस आ ही रहा है।
बूडो एकेडमी के हॉस्टल से निकलते हुए वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि अलग अलग एकेडमियों के बीच फंडिंग का इतना बड़ा अंतर क्यों है। उसे लगा कि उसका कमरा, जो बूडो एकेडमी का सबसे अच्छा कमरा था, वो एवोल्यूशन एकेडमी के स्टूडेंट्स के रहने की जगह के सामने कुछ भी नहीं है। लिफ्ट में जाते समय उसने गहरी सांस ली और सोचा कि क्या डीन लियू चुआन वू सच में अपना वादा पूरा करके उसे ट्रिपल बेनिफिट्स दिला पाएंगे। जब एलिवेटर का दरवाजा शेन चिंग हान के फ्लोर पर खुला तो वो वहां एक शानदार मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने खुशी से उसका स्वागत अपने बड़े और ठंडे अपार्टमेंट में किया। अंदर आते ही ठंडी हवा ने हमारे हीरो का स्वागत किया। वो चारों तरफ देखने लगा। जगह साफ सुथरी और बहुत ही शानदार थी। हमारे हीरो ने कहा कि तुम्हारे मास्टर मो दोंग जी तुम्हारी सच में बहुत परवाह करते हैं, तभी तो उन्होंने तुम्हें रहने के लिए ऐसी जबरदस्त जगह दी है। शेन चिंगहान ने मुस्कुराकर माना कि हाँ, उसके मास्टर उसे बहुत अच्छे से रखते हैं। फिर उसने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घूमते हुए बताया कि अब से ये उनका छोटा सा घर है, एक ऐसी जगह जहां वो अपने माँ बाप की रोक टोक के बिना पूरी तरह आजाद रह सकते हैं। हमारा घर सुनकर हमारा हीरो थोड़ा शर्मा गया। उसने जल्दी से कहा कि इतना भी मत उड़ो। शेन चिंगहान ने तभी बताया कि सामान शिफ्ट करने की वजह से उसे पसीना आ रहा है, इसलिए वो पहले नहाएगी। बिना कोई चेतावनी दिए वो वहीं खड़े खड़े अपने कपड़े उतारने लगी। उसने अपने कपड़े फर्श पर एक ढेर में छोड़ दिए और बाथरूम की तरफ चली गई। हमारा हीरो बेचारा बस देखता रह गया। उसने पीछे से आवाज लगाई कि कम से कम गंदगी तो मत फैलाओ। जब वो बाथरूम चली गई तो हमारे हीरो ने थोड़ा शर्माते हुए उसके कपड़े उठाए। उसने सोचा कि जब तक वो नहा रही है वो इस खाली समय का इस्तेमाल कर लेता है। उसने अपना फोन निकाला और नया यूनिवर्सिटी कैंपस ऐप चेक करने लगा जिसे उसने डाउनलोड किया था। ऐप देखते हुए उसे एक इन ऐप स्टोर मिला। ये स्टोर स्टूडेंट्स के लिए था, जहां वो स्कूल क्रेडिट्स इस्तेमाल करके जीन फ्यूजन और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन के सामान खरीद सकते थे। उसने पढ़ा कि क्रेडिट कमाने के 3 तरीके हैं: स्कूल पावर रैंकिंग में जगह बनाना, स्कूल के ऑफिशियल काम पूरे करना, या फिर कंपटीशन में शानदार नतीजे लाना। ये पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसके लिए पैसे कमाने से ज्यादा आसान क्रेडिट्स कमाना होगा। वो अभी ऐप में खोया ही था कि बाथरूम से शेन चिंगहान की आवाज आई। वो उसे बुला रही थी और कह रही थी कि उसके कपड़े लेकर अंदर आ जाए। हमारा हीरो कपड़े लेकर बाथरूम के दरवाजे पर गया। जैसे ही वो अंदर घुसा उसने देखा कि शेन चिंगहान बड़े से बाथटब में आराम कर रही है। पानी से भाप उठ रही थी और माहौल थोड़ा गर्म था। शेन चिंगहान का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। उसने बड़े प्यार से कहा कि पानी कितना आरामदायक है। फिर उसने हमारे हीरो की तरफ देखा और एक बुलाने वाली मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वो भी शामिल होना चाहता है। हमारा हीरो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। शेन चिंगहे ने उसको बाथटब में साथ आने को बोला था और वो थोड़ा झिझक गया। उसने सोचा कि इतना बड़ा बाथटब है और इतना गर्म पानी है, अगर वो मना करेगा तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। पानी बचाना जरूरी है, ये सोचकर उसने खुद को समझाया और आखिर में तैयार हो गया कि वो भी साथ में नहाएगा। उसने झिझकते हुए हाँ बोली और अपने कपड़े निकालने लगा। जब वो पानी में गया तो गर्म पानी ने उसकी थकान तुरंत ही खत्म कर दी। माहौल थोड़ा अजीब था लेकिन साथ ही काफी नजदीकी भी था। हमारे हीरो ने धीरे से ऑफर किया कि वो शेन चिंगहे की पीठ साफ कर देगा। शेन चिंगहे खुश होकर मान गई। उसने अपनी पीठ उसकी तरफ घुमा दी और वादा किया कि बाद में वो भी हमारे हीरो की पीठ साफ करेगी। बाथरूम में भाप और अच्छी खुशबू के बीच उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत और आरामदायक हो गया। नहाने और खाना खाने के बाद दोनों बेडरूम में थे। शेन चिंगहे बेड पर आराम से लेटी थी जबकि हमारा हीरो उसके बगल में पलाथी मारकर बैठकर ध्यान कर रहा था। वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने ब्लड टेम्परिंग आर्ट यूज करके स्किन टेम्परिंग का दूसरा स्टेज शुरू किया। ये काम पहले वाले से बहुत ज्यादा मुश्किल और थकाने वाला था। उसका पूरा ध्यान अपने दाएं हाथ पर था। खून की गर्मी को काबू करना और उसे चमड़ी के छेदों तक पहुंचाना बहुत ही थका देने वाला काम था। करीब 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद वो सिर्फ अपने दाएं हाथ को ही टेम्पर कर पाया। पसीने से पूरा भीग चुका था। जब उसने अपनी आंखें खोली उसे जानने की इच्छा हुई कि आखिर उसका हाथ कितना मजबूत हो गया है। उसने शेन चिंगहे से एक सुई मांगी। शेन चिंगहे थोड़ी हैरान थी पर उसने सुई दे दी। हमारे हीरो ने सुई की नोक को अपने हाथ के पिछले हिस्से पर रखा और जोर लगाया। शेन चिंगहे की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि सुई उसकी चमड़ी को चीर नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लोहे के टुकड़े पर सुई चुभा रहा हो। एक सिस्टम संदेश ने बताया कि उसकी चमड़ी की मजबूती बढ़ रही है। हमारे हीरो ने थोड़ा और जोर लगाया और अचानक टिंग की आवाज आई। सुई का अगला हिस्सा टूटकर गिर गया लेकिन उसके हाथ पर एक भी खरोच नहीं आई। शेन चिंगहे ये देखकर हैरान रह गई। वो बोली, ये ब्लड टेम्परिंग आर्ट तो सच में कमाल की है। इसे देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं प्योर ब्लड पाथ को अपनाऊं। हमारा हीरो अभी रुका नहीं था। उसने बताया कि अगला टेस्ट गर्मी सहने की क्षमता का होगा। वो किचन में गया और गैस चूल्हा चालू किया। नीले और पीले रंग की आग की लपटें निकलने लगी। शेन चिंगहे डर के मारे पीछे हट गई लेकिन हमारे हीरो ने बड़े शांत तरीके से अपना हाथ उस जलती हुई आग के ऊपर रख दिया। आग उसकी चमड़ी को छू रही थी लेकिन उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। सिस्टम से संदेश लगातार आ रहे थे कि उसकी गर्मी सहने की क्षमता बढ़ रही है। जब 1 मिनट से ज्यादा वक्त बीत गया तब उसे हल्की सी जलन महसूस हुई।
उसने अपना हाथ हटाया और सोचा कि ब्लड टेम्परिंग आर्ट और उसके सिस्टम एट्रीब्यूट्स के साथ वो तेजी से एक सेंटली बॉडी पाने की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमारा हीरो आराम करने के लिए बैठा ही था कि उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी तो बूडो एकेडमी के डीन लियू चुअन वू का संदेश था। डीन ने पूछा था कि क्या वो ठीक से सेटल हो गया है और उसको न्योता भी दिया कि वो तियान रेनगे के हेडक्वार्टर्स पर आए ताकि वो वहाँ के माहौल को जान सके और बाकी सदस्यों से मिल सके। हमारे हीरो ने तुरंत जवाब दिया और हाँ कर दी। डीन ने बोला कि वो नीचे इंतजार करे, कोई उसको लेने आ जाएगा। क्योंकि हमारा हीरो अपने डॉम में नहीं था, उसने शैन चिंघे के अपार्टमेंट का पता भेज दिया। जब पक्का मिल गया, उसने एक लंबी सांस ली और शैन चिंघे को बताया कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि डीन ने बुलाया है। शैन चिंघे ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि वो हो आए। बिल्डिंग के नीचे आकर हमारे हीरो ने देखा कि धूप बहुत तेज है, इसलिए वो कुछ पेड़ों के नीचे छांव में खड़ा हो गया। वो पेड़ से टेक लगाकर इंतजार कर ही रहा था कि एक लड़के की नजर उस पर पड़ी। उस लड़के के बाल अजीब से खड़े खड़े और नारंगी भूरे रंग के थे। वो लड़का तेजी से हमारे एमसी के पास आया और उसे पहचान लिया। अरे तुम वही हो ना, हमारे एमसी, प्रोविंशियल एग्जाम के टॉप स्कोरर जिसने तियान रेनगे ज्वाइन किया। हमारे एमसी ने सोचा कि वो काफी मशहूर हो गया है और उसने आराम से नमस्ते कहा। वो लड़का थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित था। उसने हमारे एमसी की तारीफों के पुल बांध दिए। उसने कहा कि वो हमारे एमसी के फैसले की बहुत तारीफ करता है कि उसने जीन फ्यूजन को छोड़कर प्योर ब्लड पाथ चुना। बातों ही बातों में उस लड़के ने बताया कि वो भी एक नया स्टूडेंट है और वो क्योटो के पास पला बड़ा है। उसने बताया कि वहाँ भी प्योर ब्लडेड ह्यूमंस के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, लेकिन 20 साल तक कोई तरक्की ना होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। वो लड़का बड़े जोश के साथ बोल रहा था कि उसे उम्मीद है कि शंघाई यूनिवर्सिटी की रिसर्च कामयाब होगी। हमारे एमसी को वो लड़का थोड़ा ज्यादा ही बातूनी लगा, इसलिए वो बस हाँ हूँ कर रहा था। जाते जाते उस लड़के ने थम्स अप किया और गुड लक बोलकर चला गया। वो लड़का अभी गया ही था कि सड़क पर एक तेज इंजन की आवाज गूंजी। वूम! हमारे एमसी ने मुड़कर देखा तो एक चमकीली लाल रंग की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। चलाने वाले ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा था। चलाने वाले ने पूछा, क्या तुम हमारे एमसी हो? कंफर्म होने पर चलाने वाले ने अपना हेलमेट उतारा। लंबे बाल हवा में बिखर गए और सामने एक खूबसूरत औरत थी। ये सोंग युआन थी, बूडो एकेडमी की इंस्ट्रक्टर और तियान रेनगे की रिसर्चर। उसने बताया कि वो उसे लेने आई है। हाथ मिलाते समय हमारे एमसी को याद आया कि ये वही पहले की टॉप स्टूडेंट है जिसने प्योर ब्लड पाथ चुना था। सोंग युआन ने इशारा किया और हमारे एमसी बाइक के पीछे बैठ गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, सोंग युआन ने मजाकिया अंदाज में सलाह दी, थोड़ा कस के पकड़ लेना, और अगले ही पल बाइक हवा से बातें करने लगी। रास्ते में सोंग युआन ने चिल्लाते हुए पूछा, कैसा लग रहा है कि ये खूबसूरत सीनियर तुम्हें पिक करने आई है? हमारे एमसी ने भी जोर से जवाब दिया कि ये उसके लिए सम्मान की बात है। फिर सोंग युआन ने उत्सुकता से पूछा, वैसे एक बूडो एकेडमी का स्टूडेंट एवोल्यूशन एकेडमी के शानदार हॉस्टलों के बाहर क्या कर रहा था? हमारे एमसी ने आराम से बता दिया, मेरी गर्लफ्रेंड वहां रहती है और मैं उसके साथ रहने के लिए शिफ्ट हो चुका हूँ। ये सुनते ही सोंग युआन का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने अपनी लव लाइफ का रोना शुरू कर दिया। हाय मेरी किस्मत, मैंने तो आज तक किसी लड़के के साथ लिव इन भी नहीं किया। जल्द ही वो एक बड़ी सी मॉडर्न बिल्डिंग के सामने पहुंचे। बाइक पार्क करके सोंग युआन उसे अंदर ले गई। बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा था, प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारे एमसी ने बोर्ड देखकर पूछा कि क्या ये प्योर ब्लडेड ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है? अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गलियारे बिल्कुल खाली थे। सोंग युआन उसे कॉमन एरिया में ले गई जहां रिसर्च करने वाले आराम करते थे। उसने फ्रिज की तरफ इशारा किया और कहा कि वो वहां से मुफ्त ड्रिंक्स ले सकता है। हमारे एमसी ने चारों तरफ देखा और पूछा, यहाँ कोई और क्यों नहीं दिख रहा? सोंग युआन ने एक गहरी सांस ली और सच्चाई बताई। यूनिवर्सिटी तियान रेनगे को ज्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए हमारी फंडिंग बहुत सीमित है। हम ज्यादा स्टाफ का खर्चा नहीं उठा सकते। उसने खुलासा किया कि पूरे संगठन में सिर्फ डीन लियू चुआन वो हैं, वो खुद हैं, हमारे एमसी हैं और 3 चौथे साल के मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। बस इतने ही लोग। ये सुनकर हमारे एमसी को झटका लगा। उसे वो नजारा याद आया जब वो पहली बार डीन से मिला था। वहां तो ढेर सारे लोग कराटे की यूनिफॉर्म में खड़े थे। उसे समझ आया कि वो सब बस किराए पर रखे गए एक्टर्स थे ताकि अच्छा इंप्रेशन जमाया जा सके। हमारे एमसी को थोड़ा धोखा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया, खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक मुझे वो 3 फायदे मिल रहे हैं जिनका वादा किया गया था, मुझे किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोंग युआन ने डीन को आवाज लगाई कि वो हमारे एमसी को ले आइए। डीन के ऑफिस का दरवाजा खुला और लियू चुआन वू बाहर आए। वो काफी बिखरे हुए और थके हुए लग रहे थे। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और बाल उलझे हुए थे। उन्होंने हमारे एमसी को अपने भरे हुए ऑफिस में बुलाया। हमारे एमसी ने कमेंट किया कि डीन बहुत थके और परेशान लग रहे हैं। डीन ने बताया कि वो पिछले 15 दिन से यहाँ हैं और एपर्चर ओपनिंग चैप्टर पर रिसर्च कर रहे हैं, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल रही है।
अपनी रिसर्च में दिक्कत आने के बावजूद डीन लियू चुआन वू ने हमारे हीरो को हौसला देते हुए एक थम्स अप दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि हमारे हीरो के आने से प्योर ब्लड पाथ में बहुत तरक्की होगी। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए डीन ने अपनी तारीफें करना शुरू कर दिया। उन्होंने सॉन्ग युआन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता है ये सॉन्ग युआन कभी क्योटो एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप करने वालों में से थी और मैं जवानी में मेरे फिजिकल टेस्ट के नंबर तो इससे भी ज्यादा थे। सॉन्ग युआन ने उन्हें बीच में टोका, बस भी करो, अपनी पुरानी कहानियां सुनाना बंद करो। डीन का लहजा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि सॉन्ग युआन की मदद से उन्होंने आखिरकार सालों से चल रही एक बड़ी रुकावट को तोड़ दिया है और अपना थर्ड बॉडी टेम्परिंग पूरा कर लिया है। इस सफलता ने उन्हें ऑर्डिनरी टियर 9 ह्यूमन बना दिया है और अब वो किसी भी बड़े जीन फ्यूजर को भी हरा सकते हैं। उन्होंने अपने हाथ दोनों के कंधों पर रखे और हमारे हीरो को यकीन दिलाया कि वक्त के साथ वो सॉन्ग युआन से भी आगे निकल जाएगा। बात बदलते हुए लियू चुआन वू ने हमारे हीरो की तरक्की के बारे में पूछा। उन्होंने सवाल किया, क्या तुमने ब्लड कंट्रोल सीख लिया है और क्या तुम ऑर्डिनरी टियर 4 तक पहुंच गए हो ताकि स्किन टेम्परिंग शुरू कर सको? डीन को उम्मीद थी कि वो अभी बस शुरुआत ही करेगा। हमारे हीरो ने शांत होकर बताया कि हाँ, वो पहुंच चुका है। डीन बहुत खुश हुए और उन्होंने सॉन्ग युआन को उसका मेंटर बना दिया। उन्होंने कहा, सॉन्ग युआन की देखरेख में तुम सेमेस्टर खत्म होने तक अपना पहला स्किन टेम्परिंग पूरा कर लोगे। सॉन्ग युआन ने खुद ये 3 महीने में किया था, जो कि बहुत जल्दी है। सॉन्ग युआन पूरे भरोसे के साथ आगे आईं। वो मेंटर बनने के लिए तैयार थीं, लेकिन तभी हमारे हीरो ने उन्हें बीच में रोक दिया। उसने बड़े ही सीधे तरीके से कहा, मेंटर की कोई जरूरत नहीं है। डीन और सॉन्ग युआन हैरान हो गए। हमारे हीरो ने एक बड़ा खुलासा किया, मैंने तो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में ही स्किन टेम्परिंग का पहला राउंड पूरा कर लिया है। ये सुनते ही कमरे में एकदम चुप्पी छा गई। डीन, लियू चुआन वू और सॉन्ग युआन के मुंह खुले के खुले रह गए। वो दोनों पत्थर की मूरत की तरह खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सही सुना है या नहीं। जिस काम को वो सेमेस्टर के अंत तक का लक्ष्य मान रहे थे, वो इस लड़के ने स्कूल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था। सॉन्ग युआन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा होशियार क्यों ना हो, गर्मियों की छुट्टियों में अकेले बैठकर स्किन टेम्परिंग जैसी इतनी मुश्किल और उलझी हुई कला को सीख सकता है। इस काम में तो सालों की मेहनत लगती है और हमारा हीरो दावा कर रहा था कि उसने ये बिना किसी टीचर के कर लिया है। सॉन्ग युआन की शक वाली नजरों को देखकर हमारे हीरो ने बड़े आराम से कंधे उचकाए और एक झूठा बहाना दिया। उसने कहा कि उस किताब में सारे निर्देश, इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से समझाए गए थे। हर कदम साफ था, इसलिए उसने बस कुछ दिन ध्यान लगाकर पढ़ा और अभ्यास किया तो वो सीख गया। हालांकि बाहर से वो जितना आसान दिखा रहा था, अंदर ही अंदर वो खुद पर हंस रहा था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसे अपने सिस्टम की मदद से ये सब करने में कुछ दिन नहीं बल्कि मुश्किल से आधा घंटा लगा था। लेकिन डीन लू चुआंग वू इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि बातों से कुछ साबित नहीं होता, उन्हें तो सबूत चाहिए। डीन ने आगे बढ़कर कहा कि वो खुद हमारे हीरो का हाथ जांच करना चाहते हैं ताकि पक्का कर सके कि क्या सच में स्किन टेम्परिंग पूरी हुई है या ये बस कोई गलतफहमी है। अपना हाथ आगे बढ़ाने से ठीक पहले हमारे हीरो ने एक पल के लिए सोचा, अगर उसने अपनी असली ताकत दिखा दी तो हंगामा मच जाएगा। इसलिए उसने बड़ी होशियारी से अपनी प्राकृतिक भेष बदलने की क्षमता को चालू कर दिया। उसने अपने अंदर की भयंकर ऊर्जा को दबाया और अपने जैविक स्तर को एडजस्ट करके साधारण स्तर 5 पर सेट कर दिया। ये स्तर उतना ही था जो स्किन टेम्परिंग के एक राउंड पूरे होने के साथ मेल खाता हो, ना कम ना ज्यादा, ताकि किसी को शक ना हो। जैसे ही हमारे हीरो ने अपना हाथ आगे किया और डीन लू चुआंग वू ने उसकी त्वचा को छुआ, कमरे में गहरी खामोशी छा गई। डीन की उंगलियां उसकी त्वचा पर फिसली और उन्हें वो मजबूती महसूस हुई जो किसी आम इंसान की त्वचा में नहीं होती। वो और सॉन्ग युआन दोनों ही हैरान रह गए। डीन की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उन्होंने हकलाते हुए पक्का किया कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा था, इसने सच में पूरी स्किन टेम्परिंग खत्म कर ली है। सदमे में डूबे हुए डीन ने तुरंत पूछा कि अभी उसका वर्तमान जैविक स्तर क्या है। हमारे हीरो ने थोड़ा नाटक करते हुए, जैसे वो घबराया हुआ हो, जवाब दिया कि वो अभी साधारण स्तर 5 पर है। ये सुनते ही डीन लू चुआंगरू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने हाथ हवा में उठाए और जोर से चिल्लाए कि उन्हें एक बेजोड़ होनहार जीनियस मिल गया है। उनका चेहरा उम्मीद से चमक उठा और वो बोले कि अब शुद्ध खून के रास्ते का भविष्य सुरक्षित है। अपने जज्बातों पर काबू न रख पाते हुए उन्होंने हैरान खड़े हमारे हीरो को खींचकर जोर से गले लगा लिया। वो बार बार यही कह रहे थे कि ऐसे हुनर के साथ वो लोग आम इंसानों की सीमाओं को तोड़ देंगे और एक नया इतिहास लिखेंगे। सॉन्ग युआन, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, ये सब देखकर मुस्कुरा दी। उसे महसूस हुआ कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होता है और ये अच्छी बात है कि उनके मिशन की अगुवाई करने के लिए उन्हें हमारे हीरो जैसा काबिल इंसान मिला है।
इस नई उम्मीद से भरकर सॉन्ग युआन ने जोश में आकर डीन को सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत हमारे हीरो की इस उपलब्धि को सबको बताना चाहिए। अगर वे दुनिया को बताएंगे कि एक छात्र ने इस रास्ते पर इतनी जल्दी तरक्की की है तो और भी हुनरमंद छात्र उनसे जुड़ना चाहेंगे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें और ज्यादा पैसा मिलेगा जो उनकी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन डीन लू चुआंगवू का जवाब बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने तुरंत इस विचार को मना कर दिया। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने सख्ती से समझाया कि अभी के लिए हमारे हीरो की काबिलियत को एक राज रखना ही अक्लमंदी होगी। अगर अचानक ये खबर फैल गई तो हमारा हीरो दुश्मनों की नजरों में आ जाएगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है। डीन ने अपनी रणनीति साफ करते हुए कहा कि उनका ध्यान गिनती पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर होना चाहिए। अब जब उनके पास हमारे हीरो जैसा महारथी है तो उन्हें अपने सारे संसाधन, सारा पैसा और सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ उसे मजबूत बनाने में लगानी चाहिए ताकि वो साधारण जैविक बाधा को तोड़ सके। जब सॉन्ग युआन ने पैसे की कमी का सवाल उठाया तो डीन ने उसे तसल्ली दी। उन्होंने वादा किया कि वो अपने पुराने कनेक्शंस इस्तेमाल करेंगे, उधार मांगेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे एमसी के विकास के लिए साधनों की कमी नहीं होने देंगे। उनका प्लान सीधा था, पहले हमारे एमसी को इतना ताकतवर बना दो कि कोई उस पर सवाल ना उठा सके, फिर किसी शक्तिशाली समर्थक को ढूंढो और उसके बाद ही टियानरेन के विचारों को आगे बढ़ाओ। डीन की दूर की सोच और समझदारी भरी योजना सुनकर सॉन्ग युआन बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उनकी तारीफ की। डीन ने गर्व से वो तारीफ स्वीकार कर ली। हमारा एमसी चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर इन लोगों को उसकी असली ताकत का पता चल गया तो इनका क्या हाल होगा। वो टियर 5 पर नहीं बल्कि साधारण टियर 9 पर पहुंच चुका है। वो न सिर्फ अपनी चमड़ी बल्कि अपने मांस और हड्डियों की मजबूती भी पूरी कर चुका है और अभी अपने दूसरे मजबूती चक्र के बीच में है। अगर ये सच बाहर आया तो शायद डीन को खुशी के मारे हार्ट अटैक ही पड़ जाएगा। कभी डीन ने एक और ऐलान किया जिससे सॉन्ग युआन का मिजाज खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे एमसी को अब बूडो एकेडमी की बेसिक क्लासों में जाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय वो सीधा रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करेगा और सॉन्ग युआन उसकी असिस्टेंट होगी। ये सुनते ही सॉन्ग युआन गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और विरोध किया कि वो एक सीनियर है, वो एक जूनियर की असिस्टेंट कैसे बन सकती है, ये उसकी बेइज्जती है। लेकिन डीन ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने साफ कह दिया कि रिसर्च की दुनिया में घमंड की कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ नतीजे ही मायने रखते हैं। बात बदलते हुए डीन ने बताया कि कल दोपहर यूनिवर्सिटी में एक नए छात्रों का मुकाबला होने वाला है ताकि ये तय किया जा सके कि नया किंग कौन होगा, यानी सबसे मजबूत पहले साल का छात्र। उन्होंने हमारे एमसी की तरफ देखकर आत्मविश्वास से कहा कि तुम्हारी काबिलियत के साथ ये खिताब तो तुम्हारा ही है। उन्होंने उसे भाग लेने और बूडो एकेडमी का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इनाम के तौर पर डीन ने 10 क्यूई और ब्लड पिल्स देने की पेशकश की। हमारे एमसी के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आया। ये इनाम उसे कुछ खास नहीं लगा। डीन तुरंत समझ गए कि दाव बढ़ाना पड़ेगा, तो उन्होंने जोड़ा कि जीतने वाले को 10 स्कूल क्रेडिट्स भी मिलेंगे। क्रेडिट शब्द सुनते ही हमारे एमसी के कान खड़े हो गए और उसका पूरा ध्यान डीन की बात पर आ गया। जल्दी ही नए छात्रों की सभा का दिन आ गया। यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शोर और उत्साह था। हमारे एमसी और शेन चिंगहे एक साथ बैठे थे और उन्हें देखते ही आसपास के छात्रों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हमारे एमसी को पहचान रहे थे, वही टॉप स्कोरर जिसने टियानरेन ज्वाइन किया था, और वो हैरान थे कि उसके साथ उनकी देवी शेन चिंगहे क्या कर रही है। उनकी बातें तब रुकी जब वही बातूनी नुकीले बालों वाला नया छात्र उनके पास आया। उसने हमारे एमसी से पूछा कि क्या उसे वो याद है। हमारे एमसी ने हाँ में सिर हिलाया। वो लड़का थोड़ा आगे झुका और दोनों की तरफ उंगली करके सीधा सवाल पूछा, तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे एमसी ने शर्माती हुई शेन चिंगहे का हाथ अपने हाथ में लिया और उस लड़के को साफ शब्दों में बता दिया, हम बचपन के दोस्त हैं और हमारी सगाई हो चुकी है। ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करने वाले हैं। ये खबर सुनते ही उस बातूनी लड़के का चेहरा उतर गया। शायद उसे शेन चिंगहे में दिलचस्पी थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक झूठी मुस्कान के साथ वहां से जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सभा आगे बढ़ी और ऑडिटोरियम और ज्यादा भर गया। भीड़ में एक अलग सी लड़की बैठी थी। उसके बाल काले थे लेकिन सिरे बैंगनी रंग के थे, और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके कान बिल्ली जैसे थे। वो लड़की बिल्कुल शांत थी, लेकिन वो हमारे एमसी को एकदम तेज और गंभीर नजरों से घूर रही थी। हमारे एमसी ने उसकी नजरों को महसूस किया और उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई शिकारी उसे देख रहा हो। तभी स्टेज पर एक आदमी आया और उसने समारोह शुरू करने का ऐलान किया। उसने नए छात्रों के प्रतिनिधि को स्टेज पर बुलाया। सब हैरान रह गए जब वही बातूनी नुकीले बालों वाला लड़का अपनी सीट से खड़ा हुआ। जब वो आत्मविश्वास से स्टेज की तरफ बढ़ रहा था तो छात्र हैरानी में फुसफुसाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का जिसके बाल रंगे हुए हैं और जो इतनी बातें बनाता है, वो प्रतिनिधि कैसे बन गया। आमतौर पर ये काम सबसे ताकतवर विद्यार्थी को मिलता है और सबने सोचा था कि वो कोई जीन फ्यूजर होगा। वो लड़का लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर खुश हो रहा था। उसे लगा कि ये अपना रौब जमाने का सबसे बढ़िया मौका है।
माइक हाथ में लेकर उसने भीड़ से पूछा, क्या तुमने ली येजिन का नाम सुना है? हमारे हीरो ने मन ही मन मजाक उड़ाया, भला उस मशहूर क्योटो के जीनियस को कौन नहीं जानता। अपनी बात जारी रखते हुए उस लड़के ने बताया कि उस मशहूर मेधावी ली येजिन का एक उतना ही काबिल छोटा भाई भी है। उसने बताया कि ये भाई क्योटो के दाखिले के इम्तिहानों में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला था, जिसकी 16% जीन फ्यूजन कंपैटिबिलिटी थी, और उसने राष्ट्रीय शारीरिक टेस्ट में सबसे ऊंचा स्कोर किया था। फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने वो नाटकीय खुलासा किया जिसकी वो तैयारी कर रहा था। उसने ऐलान किया कि वो खुद ही वो छोटा भाई है, ली मोयू। उसने आगे कहा कि उसने और उसके बड़े भाई ने एक समझौता किया है कि वो शंघाई और क्योटो यूनिवर्सिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सब पर हावी रहेंगे। अपनी ताकत का सबूत दिखाने के लिए ली मोयू ने अपना जैविक दबाव पूरी ताकत से छोड़ दिया। उसने घोषणा की कि ये साधारण स्तर 5 की ताकत है। पूरा हॉल उस जबरदस्त आभा से भर गया। छात्र हैरान होकर सांसें लेने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि उनके और एक असली प्रतिभाशाली के बीच कितना बड़ा अंतर है। भीड़ में वापस शेन किंग हे ने धीरे से हमारे हीरो के कान में कहा और ली मोयू के घमंड का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि इस बेचारे को पता भी नहीं है कि तुम इसे सिर्फ एक उंगली से हरा सकते हो। हमारे हीरो ने उसे शांत रहने को कहा और सलाह दी कि अभी ज्यादा ध्यान अपनी तरफ मत खींचो, जिसे शेन किंग हे ने हंसते हुए मान लिया। ली मोयू के बाद घोषणा करने वाले ने अगले वक्ता को बुलाया, झो होंग, जो स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष था। गहरे नीले बालों वाला एक नौजवान मंच पर आया। उसकी आभा ली मोयू से बिल्कुल अलग थी, बहुत ज्यादा गंभीर और शांत। झो होंग ने अपना परिचय दिया और कहा कि उसके पास बताने के लिए 3 जरूरी बातें हैं। पहली बात, छात्रों का अनुशासन स्टूडेंट काउंसिल के हाथ में है और उनके पास काफी ताकत है। दूसरी, अगले सेमेस्टर वो नए छात्रों की क्लास से 10 नए सदस्य भर्ती करेंगे और शर्त सिर्फ एक होगी, ताकत। उसने सलाह दी कि आने वाले महीनों में अपनी काबिलियत साबित करो। आखिरी और तीसरी बात एक चेतावनी थी। झो होंग ने साफ शब्दों में कहा कि शंघाई यूनिवर्सिटी का अंदरूनी कैंपस एक बेरहम जगह है जहां सिर्फ ताकत को पूजा जाता है। सीनियर्स द्वारा जूनियर्स को तंग करना यहाँ आम बात है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसने सबको मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद झो होंग का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने कहा कि मंच से जाने से पहले वो सबको एक एडवांस्ड बीइंग की ताकत का स्वाद चखाना चाहता है। बिना किसी चेतावनी के उसने जैविक दबाव की एक जबरदस्त लहर छोड़ दी। ये दबाव ली मोयू के दबाव से कई गुना ज्यादा भयानक था। पूरा हॉल दब गया। नए छात्रों की सांसें अटक गईं, वो दर्द से कराहने लगे और हवा के लिए तड़पने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि असली ताकत क्या होती है और वो इस नए माहौल में कितने कमजोर। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जू होंग का वो खतरनाक और डरावना दबाव अचानक से हवा में खो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। ऑडिटोरियम में बैठे सभी नए बच्चों ने एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर अभी भी डर और परेशानी साफ दिख रही थी। हमारे हीरो, जो अभी तक अपनी जगह पर एकदम शांत बैठे थे, उन्होंने धीरे से अपनी शर्ट को साफ किया। उनके बगल में शेन किंग हर बैठी थी। वो अभी भी थोड़ा कांप रही थी। हमारे हीरो ने मन ही मन सोचा कि भले ही एक एडवांस्ड बीइंग, एक उन्नत शक्ति वाले व्यक्ति का दबाव बहुत ताकतवर होता है, लेकिन इतनी दूरी से उनके लिए ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। आखिर वो खुद अब ऑर्डिनरी टियर 9 तक पहुंच चुके थे, जो कि बाकी स्टूडेंट्स की सोच से भी बहुत आगे की बात है। आसपास के स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। एक लड़के ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा कि अच्छा हुआ ये सिर्फ 5 सेकंड तक चला, अगर थोड़ी देर और रहता तो शायद मैं बेहोश हो जाता। सब लोग यही बात कर रहे थे कि एक इतने बड़े शक्तिशाली इंसान की ताकत कितनी ज्यादा होती है। उन्हें समझ आ गया था कि इनर कैंपस में जिंदा रहना आसान नहीं होगा। जब जू होंग अपनी ताकत दिखाकर स्टेज से नीचे उतर गए तो मो डोंगजी, जो शेन किंग हर के मास्टर हैं, वो मंच पर आईं। उन्होंने माइक पकड़ा और स्टूडेंट से बात करना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अलग ही धाक था। उन्होंने घोषणा की कि इस सभा के तुरंत बाद एक फ्रेशमैन ट्रायल यानी नए बच्चों की परीक्षा शुरू होगी। उन्होंने नियम समझाए जो सुनने में बहुत आसान लग रहे थे। जिम के बीच में एक बड़ा सा स्टेज बना है। जो भी स्टूडेंट उस स्टेज पर अकेले 1 मिनट से ज्यादा खड़ा रहेगा उसे इस साल का नया किंग ऑफ फ्रेशमैन यानी नए बच्चों का राजा बनाया जाएगा। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने इनाम बताया। उन्होंने कहा कि जो जीतेगा उसे 100 स्कूल क्रेडिट्स मिलेंगे। ये सुनते ही भीड़ में शोर मच गया। पिछले साल ये इनाम सिर्फ 10 क्रेडिट्स था और इस बार सीधा 10 गुना बढ़ा दिया गया था। क्रेडिट्स की कीमत यहाँ सब जानते थे। ये किसी खजाने से कम नहीं था। ऊपर बैठे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जो जीनियस क्लास से थे, वो ये सब सुनकर आपस में हंसने लगे। उनमें से एक ने घमंड से बोला कि हर साल की तरह टॉप 10 जगह तो हमारे जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स ही लेंगे। इन आम क्लास वालों का कोई मौका ही नहीं है। ये बात नीचे बैठे आम स्टूडेंट्स को सुनाई दी और वो गुस्से में आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे। उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। लेकिन तभी मो डोंगजी ने एक खास नियम बताया जिसने सबका दिमाग घुमा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डिनरी क्लास का एक भी स्टूडेंट टॉप 10 में अपनी जगह बना लेता है तो सारे नॉन जीनियस फ्रेशमैन को, मतलब हर एक आम स्टूडेंट को, 1 स्कूल क्रेडिट मुफ्त में मिलेगा।
ये सुनते ही आम स्टूडेंट्स की आंखें चमक उठीं। वो लोग जल्दी से हिसाब लगाने लगे। एक स्कूल क्रेडिट की मार्केट वैल्यू 10,000 युआन के बराबर थी। मतलब अगर वो सिर्फ एक बंदे को टॉप 10 में पहुंचा दें तो उन सबको बिना कुछ किए 10,000 युआन मिल जाएंगे। सबके अंदर एक नया उत्साह आ गया। उन्हें समझ आया कि अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन सब का फायदा होगा। इस मौके को हाथ से ना जाने देते हुए हे यू तुरंत अपनी सीट से उठा और दौड़कर स्टेज पर चढ़ गया। उसने माइक छीन लिया और जोर से चिल्लाते हुए भीड़ से बात की। हे यू ने अपना परिचय दिया और जोर देकर याद दिलाया कि उसका सहपाठी हमारे हीरो पूरे प्रोविंस का टॉप स्कोरर है और आम स्टूडेंट्स में सबसे ताकतवर है। उसने एक योजना दी कि क्यों ना सारे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एक हो जाएं और जीनियस क्लास पर एक तरह से हमला कर दें। अगर वो सब मिलकर उन्हें रोक दें और रास्ता साफ कर दें तो हमारे हीरो आराम से टॉप 10 में अपनी जगह बना सकते हैं और बदले में सबको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ये सुनते ही ऑडिटोरियम में मौजूद हजारों आंखें घूमकर सीधे हमारे हीरो पर जा रुकी। हमारे हीरो अभी भी अपनी सीट पर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बस एक शांत ठहरा हुआ भाव था। हेयू की इस स्पीच ने स्टूडेंट्स के अंदर जोश भर दिया था। सारे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके चेहरों पर पक्का इरादा था। वो सब एक आवाज में चिल्लाने लगे, हमारे हीरो का नाम लेने लगे और कसम खाई कि वो जीनियस क्लास को हराकर हमारे हीरो के लिए रास्ता बनाएंगे। वहीं दूर अध्यापकों का एक ग्रुप खड़ा ये सब दृश्य देख रहा था। इस ग्रुप में लियू चुआनवू, मो दोंगजी, मा जेनहे और जोहोंग शामिल थे। लियू चुआनवू ने जोहोंग की तरफ देखा और कहा कि तुमने थोड़ी देर पहले जो दबाव छोड़ा था वो कुछ ज्यादा ही छोटा था। बच्चों को डराना शोभा नहीं देता। इस पर डीन मा जेनहे ने बीच में टोकते हुए कहा कि क्या ये करना जरूरी था? सिर्फ इसलिए कि वू तियानचंग ने तुम्हारे स्टूडेंट को हरा दिया तुम अपना गुस्सा ली मुयू के छोटे भाई पर निकाल रहे हो? उन्होंने तंजीहिया तरीके से आगे जोड़ा कि जब बात छोटी हरकत करने की आती है तो इस पूरी यूनिवर्सिटी में लियू चुआनवू का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लियू चुआनवू ने बड़े आराम से जवाब दिया कि उनकी छोटी हरकत सिर्फ उस इंसान तक सीमित रहती है जो उसमें शामिल है। वो कभी किसी की फैमिली को बीच में नहीं लाते। बात को मोड़ते हुए लियू चुआनवू ने डीन मा जेनहे को ताना मारा और पूछा कि मैंने सुना है तुम्हारी बेटी ने एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मा जेनहे का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि हाँ, वो क्योटो में तीसरी सबसे ज्यादा स्कोर लाने वाली थी। उनके बगल में खड़े जोहोंग ने मौका देखते हुए सुझाव दिया कि मा जेनहे की बेटी को स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होना चाहिए। उसने वादा किया कि वो खुद उसे गाइड करेगा और आगे का लीडर बनाएगा। मा जेनहे इस प्रस्ताव से खुश हुए और मान गए और कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। जोहोंग ने हंस के कहा कि वो हर उस स्टूडेंट का ख्याल रखता है जिसमें बहुत अच्छा दिमाग हो। नीचे अरीना में अब छात्रों के बीच ये बहस शुरू हो गई थी कि नया किंग कौन बनेगा। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि टक्कर सिर्फ दो लोगों के बीच है, ली मोयू और मा वेवी। एक स्टूडेंट ने कहा कि ली मोयू ही सबसे पसंदीदा है क्योंकि उसका जैविक स्तर पहले ही ऑर्डिनरी टियर 5 पर है, जो कि नए भर्ती हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि मा वेवी को हल्के में मत लो। भले ही उसका स्कोर थोड़ा कम हो, लेकिन गर्मियों में उसने शैडो कैट जीन्स के साथ सफलता से जुड़ना किया है, इसलिए लड़ाई में वो ली मोयू से पीछे नहीं रहेगी। तीसरे ने इस बात को काट दिया और कहा कि फ्यूजन शायद पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए उसकी ताकत का बढ़ना लिमिटेड ही होगा। उनकी ये बहस कब रुक गई जब स्पीकर्स पर लियू चुआनवू की गहरी आवाज गूंज उठी। उन्होंने सबके सामने ये घोषणा कर दी कि ना तो ली मोयू और ना ही मा वेवी नए किंग बनेंगे। सब लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे। लियू चुआनवू के चेहरे पर एक भरोसे वाली मुस्कान थी जब उन्होंने कहा कि असली नया किंग उनके तियन रंगे का सदस्य होगा, हमारे एमसी। ये सुनते ही मा जेनहे गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने डेटा दिखाते हुए कहा कि हमारे एमसी का शारीरिक टेस्ट डेटा तो टॉप 10 में भी नहीं था, तो फिर वो किंग कैसे बनेगा। उन्होंने लियू चुआनवू पर इल्जाम लगाया कि वो बस हवा में बातें कर रहे हैं। लियू चुआनवू ने शांति से पूछा कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर ऐसा है तो चलो शर्त लगाते हैं। मा जेनहे गुस्से में इतने अंधे थे कि उन्होंने तुरंत चैलेंज मान लिया, ये कहते हुए कि वो किसी से नहीं डरते। दोनों के बीच 100 स्कूल क्रेडिट्स की शर्त लगी और मा जेनहे ने चेतावनी दी कि बाद में अपनी बात से मत पलटना। चैलेंज सुनते ही लियू चुआनवू ने बाकी स्टाफ को भी आमंत्रित किया कि अगर कोई और शर्त लगाना चाहता है तो आगे आए। एक ताकतवर दिखने वाले जीन फ्यूजर ने सीनियर प्रोफेसर स्कूल डायरेक्टर चिन से पूछा कि क्या वो 1000 क्रेडिट्स लगाना चाहेंगे। डायरेक्टर चिन ने हंसते हुए हामी भर दी। ये सब देखकर मा जेनहे को थोड़ा शक होने लगा। वो सोचने लगे कि ये बूढ़ा लियू चुआनवू इतना यकीन से कैसे बोल रहा है। क्या इसने कोई मिली भगत या सेटिंग कर रखी है? क्या ये ली मोयू को मैच हारने के लिए मजबूर करेगा? लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस ख्याल को मन से निकाल दिया क्योंकि उनकी अपनी बेटी भी तो उसमें भाग ले रही है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि वो लियू चुआनवू की चाल या स्ट्रैटेजी समझ नहीं पा रहे थे। एक आखिरी डरा देने वाला ख्याल उनके दिमाग में आया, क्या सच में हमारे एमसी इतना ताकतवर हो सकता है कि वो किंग बन जाए? उन्होंने खुद को समझाया कि नहीं, ये नामुमकिन है, डेटा झूठ नहीं बोलता। तभी मैकेनिकल एकेडमी की डीन, जो एक बहुत अच्छे से बने हुए लाल और काले साइबॉग सूट में थी, वो मा जेनहे के पास आईं। उन्होंने याद दिलाया कि जो प्रोविंशियल टॉप स्कोरर है यानी हमारा एमसी, वो असल में एवोल्यूशन एकेडमी का स्टूडेंट था, मतलब मा जेनहे का स्टूडेंट। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें बुरा नहीं लग रहा कि लियू चुआनवू ने उनके स्टूडेंट को चुरा लिया है। मा जेनहे ने बड़े आराम से कहा कि उनकी एकेडमी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइबॉग डीन ने मुस्कुराते हुए इशारा किया कि उन्होंने सुना है कि मा जेनहे ने उसके बदले में त्यान रंगे के तीनों बड़े स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींच लिया है। उन्होंने बोला कि मा जेनहे का ये कहना कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक दिखावा है, असलियत में तो वो अपना बदला ले रहे हैं।
बैल्कनी पर खड़े ल्यू चुआनवू तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। वो हिसाब लगा रहे थे कि 9 लोगों ने 100 क्रेडिट्स लगाए हैं और एक आदमी ने 1000 क्रेडिट्स। अगर हमारा एमसी जीत गया, जिसके बारे में वो जानते थे कि वो ज़रूर जीतेगा, तो आज उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे ही फैकल्टी की बातचीत खत्म हुई, वो ट्रायल शुरू हो गया। बूम! एक बहुत बड़ी भीड़ ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की सीधा मेन स्टेज की तरफ दौड़ी। वो सब जोर से चिल्ला रहे थे और उनका इरादा साफ था, जीनियस क्लास वालों को हराना। पूरा मैदान एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गया। धूल उड़ने लगी, स्टूडेंट्स आपस में टकरा गए। हमारा एमसी भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा था। वो शांति से सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन ये ध्यान दिया कि ज़्यादातर जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स सिर्फ अपने बड़े जीन फ्यूजन स्कोर्स पर ही निर्भर करते हैं। उनमें असली लड़ने की कला की कमी है। अचानक हमारे एमसी को एक आश्चर्य हुआ। उसका खतरे को पहचानने वाला गुणा चालू हो गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ डेटा में जैसे नंबर्स में बदल गया। वो अब स्टूडेंट्स के पावर लेवल देख सकता था। उसने हिसाब लगाया कि जो 2 सबसे मजबूत स्टूडेंट्स थे, ली मोयू और मा वेवी, उन दोनों का लेवल ऑर्डिनरी टियर 5 था, जबकि बाकी के टॉप 10 जीनियस क्लास के लोग कम से कम ऑर्डिनरी टियर 4 पर थे। ये जानकारी उसके लिए बहुत जरूरी थी। शुरू की टक्कर के बाद ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे। उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने जीनियस क्लास के काफी लोगों को जमीन पर गिरा दिया था। बहुत सारे जीनियस जमीन पर गिरे हुए थे। एक स्टूडेंट ने जोश में चिल्लाकर कहा कि ये जीनियस क्लास वाले उतने भी तगड़े नहीं है जितना हम सोचते थे। अपनी जीत से उत्साहित होकर बचे हुए ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आगे बढ़े और स्टैंड्स में बैठे जीनियस क्लास के बाकी लोगों को ललकारा कि नीचे आओ और लड़ाई करो। इस ललकार के जवाब में एक बहुत बड़ा और ताकतवर स्टूडेंट, जिसके बाल सफेद थे, वो स्टैंड से सीधा नीचे कूदा। थड़! वो स्टेज पर इतनी जोर से गिरा कि जमीन ही हिल गई। वो खड़ा हुआ और घमंड वाली आवाज में उस भीड़ से बोला कि आओ मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम लोग कितने कमजोर हो। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। वो झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। वो चिल्ला रहे थे कि हमारी गिनती ज्यादा है, अगर हम सब एक एक घूसा भी मारेंगे तो ये गिर जाएगा। लेकिन उनका अंदाजा गलत था। वो तगड़ा स्टूडेंट अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। जैसे ही भीड़ नजदीक आई, उसने एक ही बहुत जोरदार घूमने वाली किक मारी। वूश! हवा का एक तेज झोंका आया और अगले ही पल स्टूडेंट्स की पूरी लाइन हवा में उड़ती हुई पीछे जाकर गिरी। सिर्फ एक किक ने उन सबको बेहोश कर दिया। वो जमीन पर धड़ाम से गिरे और बेहोश हो गए। उस तगड़े स्टूडेंट ने, जिसका नाम लू चिझी था, नफरत के भाव से कहा कि चींटियां हमेशा चींटियां ही रहेंगी, चाहे वो कितनी भी ज्यादा हो जाए। वो एक हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाकी बचे हुए ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ये देखकर दंग रह गए। उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। वो सब मुड़कर हमारे एमसी की तरफ देखने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ये आदमी बहुत घमंडी है, ये हमें चींटियां बुला रहा है। हमारे एमसी, कृपया आगे आओ और इसे हराओ। ये सुनकर हमारे एमसी ने एक गहरी सांस ली। वो अपनी जगह से हिला और शांति से स्टेज की तरफ चलने लगा। उसने कहा कि जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। वो अपने हाथ जेब में डालकर बिल्कुल आराम के मूड में स्टेज पर चढ़ गया, जैसे वो किसी पार्क में घूमने आया हो। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसका विरोधी लू चिझी उसके ठीक सामने उतरा। जमीन पर दरारें पड़ गई थी। लू चीजी ने उत्साह दिखाते हुए कहा कि वो कब से इंतजार कर रहा था कि नानजियांग प्रोविंस के टॉप फिजिकल टेस्ट स्कोरर से लड़ सके। लू चीजी ने बहुत जोश के साथ अपना परिचय दिया। उसने बड़े गर्व से अपने कमाल के आंकड़े बताने शुरू किए, जैसे कि वो कोई अपना बायोडेटा पढ़ रहा हो। उसने बताया कि उसने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 5.69 सेकंड में पूरी की है। उसकी ऊंची छलांग 4.52 मीटर की है और वो एक हाथ से 1150 किलो का वजन उठा सकता है। ये सारे आंकड़े सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। अपना परिचय खत्म करने के बाद उसने बड़े घमंड से हमारे मुख्य किरदार की तरफ देखा और चुनौती दी कि अब तुम अपने शारीरिक जांच के आंकड़े बताओ, ताकि हम तुलना कर सकें कि असली ताकत किसके पास है। स्टेज पर माहौल एकदम गर्म था। वो बड़ा सा तगड़ा मांसपेशियों वाला स्टूडेंट अपनी शानदार जानकारी की लिस्ट पहले ही बता चुका था और अब बड़े घमंड से हमारे हीरो को ललकार रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है, अपने शारीरिक टेस्ट के नतीजे बताओ, ताकि सबको पता चल सके कि तुम में कितना दम है। हमारा हीरो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने धीरे से अपनी जेब से हाथ निकाले और उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में ना गुस्सा था और ना ही घमंड, बस एक गहरी सच्चाई थी। अपनी जानकारी बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसने शांति से कहा, क्योंकि अगले ही पल तुम उन सबको खुद ही महसूस करने वाले हो। वो लड़का हैरान हो गया। इससे पहले कि उसका दिमाग इन बातों को समझ पाता, हवा में एक तेज सर की आवाज आई। वूश! हमारा हीरो अपनी जगह से जैसे गायब हो गया। उसने एक बिजली की रफ्तार वाली किक चला दी। ये किक इतनी तेज थी कि किसी को दिखाई भी नहीं दी। बैम! वो लड़का जो खुद को बहुत बड़ा हाथी समझ रहा था, वो टूटे हुए खिलौने की तरह हवा में उछल गया। उसका भारी जिस्म स्टेज के दूसरे कोने में जा गिरा और जमीन पर घिसते हुए दीवार से टकराया। उसके मुंह से झाग निकल आया और वो वहीं ढेर हो गया। एक ही पल में, बिना किसी लंबी टक्कर के, मैच पूरा हो चुका था। पीछे साधारण क्लास के स्टूडेंट तो पागल हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरा ऑडिटोरियम उनके शोर और तालियों से गूंज उठा। देखा, इसे कहते हैं सच्ची ताकत, वो चिल्ला रहे थे। ऊपर बालकनी में बैठे अध्यापकों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। वो सोच रहे थे कि ये एक लंबी और प्लानिंग वाली लड़ाई होगी, लेकिन उन्होंने जो देखा वो बस बहुत ज्यादा जबरदस्त ताकत थी। एक प्रोफेसर ने धीरे से कहा, इस लड़के की ताकत हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। दूसरे ने ध्यान देते हुए कहा, इसका चेहरा देखो, कितना मासूम और अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से कितना बेरहम है।
इसने बिना सोचे उस लड़के को बेहोश कर दिया। अभी खुशी की आवाज पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि भीड़ से एक और ललकारने वाला स्टेज पर कूद कर आ गया। ये लड़का थोड़ा पतला लेकिन बहुत फुर्तीला लग रहा था। उसने आते ही अपना परिचय दिया। मेरा नाम लुओ योंगजियान है, मैं जीजियांग प्रोविंस का टॉप स्कोरर हूँ। वो अपनी कामयाबी की लिस्ट बताने ही वाला था कि हमारे हीरो ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। धड़ाक, हमारा हीरो आगे बढ़ा और एक तेज घुटना सीधा लुओ योंगजियान के चेहरे पर दे मारा। लुओ योंगजियान की नाक टूटने की आवाज आई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हमारा हीरो अपने गिरे हुए दुश्मन के ऊपर खड़ा था। उसने अपनी आंखें उठाई और स्टैंड्स में बैठे बाकी जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स को घूरा। उसने पूरे हक से घोषणा की, ये जीत साबित करती है कि साधारण क्लास में भी खास लोग होते हैं। तुम लोग हमें कम समझने की गलती मत करना। उसकी ये धाक देखकर जीनियस क्लास में हड़बड़ी मच गई। एक लड़का डर के मारे चिल्लाया, अरे कोई तो जाओ, ली मोयू, माँ वेवई, जल्दी स्टेज पर जाओ, नहीं तो ये साधारण स्टूडेंट किंग का खिताब ले जाएगा। इस पुकार के जवाब में हवा में एक नरम सी हरकत हुई। एक लड़की जिसके सर पर बिल्ली जैसे कान थे, वो बड़े नजाकत से स्टेज पर उतरी। ये माँ वेवई थी। उसे देखते ही जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स में जान आ गई। वो चिल्लाने लगे, मिस वेवई, इसे हरा दो, हमारी इज्जत बचा लो। दूसरी तरफ से ही यू और ऑर्डिनरी क्लास के स्टूडेंट्स ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। ही यू ने चिल्लाते हुए सलाह दी, हमारे हीरो पिघल मत जाना, सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर लड़की है हाथ ढीला मत करना, उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारना जैसे बाकियों को मारा था। हमारे हीरो ने अपने सामने खड़ी नई टक्कर देने वाली को देखा। उसने सोचा, ये अच्छा मौका है, मैंने जीन फ्यूजर्स के बारे में सिर्फ सुना है, आज मैं एक को करीब से देख पाऊंगा। लड़ाई शुरू हुई। माँ वेवई ने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया। वो बहुत तेज रफ्तार के साथ हमारे हीरो की तरफ दौड़ी। उसकी स्पीड पिछले दुश्मनों से कहीं ज्यादा थी। पास आते ही उसने एक दमदार ऊंची किक मारी जो सीधा हमारे हीरो के सर पर निशाना लगा रही थी। लेकिन हमारे हीरो ने बहुत आसानी से बस थोड़ा सा पीछे झुककर उस किक से खुद को बचा लिया। हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छूकर निकल गया। उसने मन ही मन सोचा, इसकी फुर्ती जरूर इसके शैडो कैट जीन फ्यूजन की वजह से है, मजेदार है। माँ वेवई हैरान रह गई। उसे लगा था कि ये किक जरूर लगेगी। जब उसने देखा कि हमारे हीरो ने कितनी आसानी से उसे चकमा दिया तो उसे एहसास हुआ कि उन दोनों की क्षमताओं में जमीन आसमान का फर्क है। वो समझ गई कि इस रूप में हमला करते रहना बेकार है। वो बड़े ही शानदार तरीके से पीछे कूदी और उन दोनों के बीच दूरी बना ली। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। उसने हमारे हीरो से कहा, मुझे आधा मिनट दो, मुझे अपने अंदर के शैडो कैट जीन्स को पूरी तरह जगाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद ही हम बराबरी की टक्कर दे पाएंगे। हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे जरा भी जल्दी नहीं थी। उसने आराम से हाँ कर दी, अपना समय लो, जितना वक्त चाहिए ले लो। असल में वो खुद देखना चाहता था कि ये जीन एक्टिवेशन की प्रक्रिया कैसी होती है। माँ वेवई ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए। वो जमीन पर चारों हाथ पैरों पर बैठ गई। कड़क, स्नैप। उसके शरीर से हड्डियां बदलने की आवाजें आने लगी। उसके पीछे से एक लंबी रोएदार पूंछ निकल आई। उसके नाखून लंबे होकर तेज पंजों में बदल गए। उसकी आंखें जानवरों की तरह चमकने लगी और एक जबरदस्त ऊर्जा ने उसे घेर लिया। ये बदलाव देखने लायक था। स्टैंड्स में बैठे टीचर लोग बहुत प्रभावित हुए। एक प्रोफेसर ने डीन माजेंगे से कहा, आपकी बेटी का जीन इंटीग्रेशन तो कमाल का है, इतना हुनर बहुत कम देखने को मिलता है। माजेंगे गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, उसका हुनर तो दूसरे प्रांतों के टॉप स्कोरर से भी ज्यादा है। लेकिन फिर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने सोचा, लेकिन इसका फ्यूजन अभी नया है, अगर इसने अपनी शरीर पर ज्यादा जोर डाला तो बैकलैश हो सकता है। उन्होंने गहरी सांस ली। ये लड़की हमेशा से ही जिद्दी रही है। जैसे ही बदलाव पूरा हुआ, माँ वेवई एक शिकारी की तरह हमारे हीरो की तरफ लपकी। वो चिल्लाई, तुम बहुत घमंडी हो जो तुमने मुझे वक्त दिया, अब इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार उसकी रफ्तार और हमला करने का अंदाज पहले से दुगना था। उसने एक जोरदार किक मारी। हमारे हीरो ने उसे बस थोड़ा सा हटकर चकमा दिया। जैसे ही वो हटा, उसने अंदाजा लगाया, इसकी ताकत बढ़ गई है। ये मिड ऑर्डिनरी टियर 5 से उछलकर करीब ऑर्डिनरी टियर 6 तक पहुंच गई है। माँ वेवई को यकीन नहीं हो रहा था। इतनी ताकत बढ़ने के बाद भी वो हमारे हीरो को छू भी नहीं पा रही थी। गुस्से में आकर उसने पंजों और लातों की एक तेज बौछार शुरू कर दी। सन सन सन। हवा में उसके पंजों के निशान बन रहे थे, लेकिन हमारा हीरो पानी की तरह हिल रहा था। वो हर हमले को बिना किसी मेहनत के चकमा दे रहा था। कुछ देर देखने के बाद हमारे हीरो का चेहरा गंभीर हो गया। उसके चारों तरफ एक नीला ऑरा चमकने लगा। उसने सोचा, मैंने शैडो कैट जीन फ्यूजर के बारे में काफी जानकारी जमा कर ली है, अब और वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। उसने तय किया कि अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। जैसे ही माँ वेवई अगले हमले के लिए आगे आई, हमारे हीरो ने अपनी जगह ली। धड़ाम। उसने एक ही जोरदार घूंसा सीधा माँ वेवई के चेहरे पर मारा। ताकत इतनी ज्यादा थी कि माँ वेवई हवा में उड़ती हुई पीछे गई। वो सीधा हारे हुए छात्रों के ढेर पर जा गिरी और वहीं बेहोश हो गई। बाकी छात्र डर के मारे उसके पास गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। माँ वेवई का वो खूबसूरत चेहरा अब सूजकर बेहाल हो चुका था। कुछ देर बाद माँ वेवई को होश आया और वो दर्द से रोते हुए अपना चेहरा पकड़कर बैठ गई। उसकी हालत देखकर उसके पिता डीन माजेंगे स्टैंड से भागते हुए नीचे आए। वो अपनी बेटी को दिलासा देने लगे। फिर वो गुस्से में लाल होकर हमारे हीरो की तरफ मुड़े और चिल्लाए, क्या तुम आदमी हो? एक लड़की को इतनी जोर से कौन मारता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे हीरो ने उनकी आंखों में देखा और बड़े ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तरक्की के रास्ते पर मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होता। यहाँ सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, ताकतवर और कमजोर। भीड़ में से ली मोयू की आवाज आई। बिल्कुल सही कहा, उसने सहमति जताई। सिर्फ ताकत ही मायने रखती है।
मौका देखते ही ली मोयू ने एक जोरदार एंट्री मारी। वो स्टैंड से कूदा और धम्म से स्टेज पर उतरा। जमीन हिल गई। जीनियस क्लास के छात्र पागलों की तरह चिल्लाने लगे, ली मोयू, हमारी आखिरी उम्मीद, माँ वेइवेई का बदला लो। ली मोयू ने हमारे एमसी को संबोधित किया, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी पावर छिपाने में माहिर हो। तुमने सामान्य होने का नाटक किया ताकि सब हैरान हो जाएं, लेकिन उसने एक शैतानी मुस्कान दी। तुम अकेले नहीं हो जो अपनी ताकत छिपा रहा था। ली मोयू ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पावर बाहर निकाली। गर्ज। उसका शरीर बदलने लगा, उसकी मांसपेशियां फूलने लगीं और वो साइज में बड़ा होने लगा। एक दमदार काली शक्ति ने उसे घेर लिया। बैल्कनी पर खड़े प्रोफेसर सदमे में थे। उन्हें समझ आया कि ली मोयू भी एक जीन फ्यूजर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डीन ने पहचाना, ये तो डैमन आई जायंट ऐप के जीन्स है। इस फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक ताकत चाहिए होती है। ली मोयू का जैविक दबाव बढ़कर सामान्य टियर 6 तक पहुंच गया था। इस बदलाव को देखकर डीन ल्यू चुआनवू को पसीना आ गया। वो डर के मारे जम गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो शर्त लगाई थी वो खतरे में है। अगर लिन जिक्सून हार गया तो वो 1900 स्कूल क्रेडिट्स हार जाएंगे, जिनकी कीमत 19 मिलियन युआन है। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे। अब सीन एक दूसरी जगह पर जाता है, एक सुनसान पार्क का कोना। वहां वांग शूजी और लू गैंग खड़े थे। उनके सामने एक और छात्र खड़ा था जो उन्हें आदेश दे रहा था। उस छात्र ने उन्हें एक मिशन दिया, तुम दोनों को पास के पार्क से एक हाई लेवल डेमन सीड वापस लाना है। उसने आदेश दिया, और किसी भी तरह वो बीज ली मोयू को खिला देना है। लू गैंग थोड़ा घबराया हुआ था। उसने चिंता जताई, लेकिन ली मोयू ताकतवर क्यों तो ली परिवार से है। अगर हम पकड़े गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। क्या ये खतरा मोल लेना ठीक होगा? उनके सीनियर ने पूरे भरोसे के साथ आश्वासन दिया, डरो मत, हमारा संगठन ली परिवार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर जरूरत पड़ी तो हम ली परिवार को आसानी से खत्म कर सकते हैं। जब पूछा गया कि क्या वो ये काम पूरा करेंगे, तो वांग शूजी ने एक लंबी हारी हुई सांस ली। उसने लू गैंग की तरफ देखा और कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। अखाड़े की हवा उम्मीद से भारी हो गई थी। भीड़ की हल्की आवाज भी दब गई। जैसे ही दो सबसे बेहतरीन नए छात्रों, जो दिखने में बेमेल लग रहे थे, उनका असली मुकाबला शुरू हुआ। ली मोयू अब पूरी तरह बदल चुका था। वो एक विशाल मोटा आदमी लग रहा था, जिसकी खाल अब धब्बेदार ग्रे रंग की थी, जो ग्रेनाइट जैसी सख्त और मोटी थी। उसके हाथ पैर लंबे और भारी हो गए थे। उसकी आंखें, जो आमतौर पर भूरी थीं, अब एक जंगली बेचैन कर देने वाली पीली रोशनी से चमक रही थीं। ये उसके डेमन आई जायंट ऐप जीन के मेल का सबूत था। उसने अपने बड़े जमीन तक लटकते हाथों को मोड़ा और खिंची हुई मांसपेशियों की आवाज रिंग के पार तक सुनाई दी। देखो, ली मोयू गर्जा। उसकी आवाज गहरी और गूंजने वाली थी, जो हमारे हीरो के सीने में भी थरथराहट पैदा कर रही थी। ये बदलाव मेरी ताकत और बचाव को सबसे ज्यादा कर देता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस मेल फ्यूजन से थोड़ी रफ्तार कम होती है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी असली शक्ति तुम्हारे मुकाबले बहुत ज्यादा है। हमारे बीच का अंतर हीरो बहुत विशाल है। वो आगे झुका। उसके बंदर जैसे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो इस पल का मजा ले रहा था। मैं देखता हूँ कि अब भी तुम इतने शांत रह पाते हो या नहीं, जब तुम्हारा सामना एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति से हो रहा है, एक ऐसा आदमी जिसने साधारण इंसान के रूप को पार कर लिया है। उस ताने का जवाब देने के बजाय हमारे हीरो का अंदरूनी हिसाब पहले ही पूरा हो चुका था। बात करना बेकार था। उसने अपनी मुद्रा सिकोड़ी और एक धमाके के साथ आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी चटक गई। ये बताता था कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक केंद्रित मुक्का जिसमें कोई दिखावटी ऊर्जा नहीं थी, पर नियंत्रित शक्ति से भरा हुआ था, ली मोयू के कवच जैसे जबड़े की तरफ चला गया। जैसे ही वार नजदीक आया, ली मोयू ने प्रतिक्रिया दी। उसका बड़ा सिर तेजी से पीछे हटा और मुक्के से बस 1 इंच से बच गया। मुक्के के चूकने से पैदा हुई हवा उसके कान के पास से गुजर गई। हमारे हीरो ने मन ही मन में इस जानकारी को दर्ज कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया की गति ठीक है। ये साधारण टियर 6 की गति पर नियंत्रित वार को चकमा देने के लिए काफी है। इस छोटी सी झड़प ने हमारे हीरो को वो मौका दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने और जोर से हमला करने और जीन मेल की सीमाओं के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया, और उसने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा दी। ये बदलाव बहुत बारीक था, गतिज ऊर्जा का एक छोटा सा तालमेल, जिसने उसे साधारण टियर 7 की गति तक पहुंचा दिया। गति का ये हल्का लेकिन अचानक आया उछाल विशाल वानर की सोचने की क्षमता के लिए बहुत ज्यादा था। ली मोयू की आंखें देर से चौड़ी हुईं। वार होने से बस कुछ मिलीसेकंड पहले उसे खतरे का अंदाजा हुआ। हमारे हीरो ने उस विशालकाय के चेहरे के किनारे पर एक जोरदार, संतोषजनक सीधा मुक्का मारा। खामोश स्टेडियम में एक धीमी, भारी आवाज गूंज उठी। ली मोयू लड़खड़ाते हुए 2 अनाड़ी कदम पीछे हटा। उसकी नजरें थोड़ी देर के लिए धुंधली हो गईं और उसके मुंह में खून का स्वाद भर गया। वो दहाड़ा, ढाल जितने बड़े हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। ये तो छुपकर किया गया हमला है, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में अपमानित गर्व और हैरानी भरी थी। हमारा हीरो वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा भावहीन था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ विश्लेषण पर था। इस जानवर का बचाव वाकई शानदार है। इस मुक्के से किसी भी टियर 6 विरोधी की गाल की हड्डी टूट जानी चाहिए थी, फिर भी ये सिर्फ लड़खड़ाया। इसकी शारीरिक प्रतिरोध क्षमता एक उच्च स्तर के, लगभग चरम पर पहुंचे हुए साधारण टियर 6 के बराबर है। गुस्से में और बचे हुए चक्कर को झटकते हुए ली मोयू ने अपनी मुद्रा वापस संभाली। उसकी मांसपेशियां बचाव के लिए कस गईं। उसने घूर कर देखा। उसकी आंखों में पीली रोशनी और तेज हो गई। अब कभी नहीं। तुम्हारे बेकार कीड़े जैसे मुक्के मुझे फिर कभी नहीं छू पाएंगे। जरूरी शुरुआती जानकारी जमा करने के बाद हमारे हीरो ने अपना सोचा समझा हमला जारी रखा। वो उस विशाल आकृति के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और अलग अलग नाजुक बिंदुओं पर तेजी से कई वार किए, जो आंखें पकड़ नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर उसने हल्का सा माथे पर बल डाला। मेरी रफ्तार का फायदा पूरी तरह से मेरे पास है।
मैं उसकी आंखों के पकड़ने की रफ्तार से भी तेज चल रहा हूँ, फिर भी मैंने कोई खास टिकाऊ नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सब बस वार का हट जाना और ऊपरी चोटें हैं। लड़ाई शोर के एक सैलाब में बदल गई। हमारे हीरो के मुक्कों का मोटी मांसपेशियों पर पड़ने वाला भारी धप 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 का शोर और ली मोयू के पलटवार में किए गए जमीन हिला देने वाले जंगली वार। जब ली मोयू वार करता था तो हवा भी कराह उठती थी, जिससे शक्तिशाली ध्वनि की लहरें पैदा होती थीं, जिनके कारण आगे की पंक्ति में बैठे छात्रों को पीछे हटना पड़ा। हमारा हीरो अपना विश्लेषण जारी रखता है। हाँ, वो धीमा है, लेकिन उसका मजबूत बचाव उसे गलती करने के लिए बहुत बड़ी छूट देता है। वो मेरे दर्जनों वार झेल सकता है, हालांकि मैं उन विशाल मुक्कों का एक भी हल्का वार सहन नहीं कर सकता। अगर हम सिर्फ बचाव और हमले के अनुपात के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि जीत पहले ही उसके पक्ष में तय हो चुकी है। वानर की प्रतिक्रिया के समय की अधिकतम सीमा को परखने के लिए हमारे हीरो ने तेजी से नजदीकी लड़ाई शुरू कर दी। वो भारी कुचल देने वाले मुक्कों से बचता रहा जो मजबूत रिंग के फर्श पर पड़ रहे थे और छोटे गड्ढे छोड़ रहे थे। उसने अपने कंधे के कवच पर एक विशाल मुक्के को हल्का सा छूने दिया ताकि वो उसके पीछे की भयानक शक्ति को महसूस कर सके। प्रतिक्रिया की रफ्तार और प्रभाव की शक्ति का ये परीक्षण काफी है, उसने तय किया और 10 मीटर की दूरी बनाने के लिए वो पीछे कूदा। वो अपनी जानी पहचानी जमीन से जुड़ी हुई मुद्रा में आ गया। अब आखिरी और सबसे जरूरी चीज को परखने का समय था, शक्ति। ली मोयू ने उसे पीछे हटते देखा और मुस्कुराया। उसके बड़े बड़े दांतों की एक बेचैन कर देने वाली झलक दिखी। क्या अब भाग रहे हो बच्चे? मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारी रफ्तार को कम आंका, पर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है, इतनी नहीं कि मुझे चोट पहुंचा सके। तुम्हारी हार तय है। अब देखो असली ताकत। अब उसकी बारी थी। ली मोयू ने अपनी ऊर्जा खींची। एक गहरा लाल रंग का तेज उसके दाहिने हाथ पर जमा होने लगा, जो उसकी बड़ी मुट्ठी में केंद्रित हो गया। मुट्ठी के आसपास की हवा कांपने लगी और टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगी। उसने एक ऐसा वार करने की तैयारी की जो कंक्रीट के खंभों को भी तोड़ सकता था। जैसे ही वो ऊर्जा भरी विशाल मुट्ठी भयानक रफ्तार से नीचे आई, हवा को चीरती हुई, दर्शक दीर्घा में बैठे लोग चीखने लगे। उनकी आवाजें पतली और तेज थीं। बचो, उसे बचना होगा। लेकिन हमारा हीरो एकदम सीधा और शांत खड़ा रहा, अपनी जगह पर स्थिर, उस वार की पूरी कुचलने वाली ताकत झेलने के लिए तैयार। ऊपर दर्शक बालकनी में डीन, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था, उन्होंने सहानुभूति में ल्यू चुआनवू के कांपते कंधों पर हाथ रखा। ल्यू चुआनवू, जिनकी आंखों में निराशा के आंसू थे, बस आने वाली विपदा को देख सकते थे। इस बात से सहमत होकर कि हमारा हीरो अब चटनी बन जाएगा, मुख्य डीन ने झुककर धीमी और रूखी आवाज में कहा, भूलो मत ल्यू चुआनवू, तुमने जो 100 स्कूल क्रेडिट दांव पर लगाए हैं, शायद ये जिंदगी का एक सबक है। रिंग में वापस वार हो चुका था। आवाज किसी धम या कड़कड़ाहट की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तेज चटक की आवाज थी, जिसके बाद एक जबरदस्त शॉक वेव आया, जिसने स्टेडियम की लाइटों को साफ तौर पर हिला दिया और गोल घेरे में धूल उड़ा दी। ली मोयू की लाल ऊर्जा वाली मुट्ठी सीधे हमारे हीरो के शांत चेहरे से टकराई। नतीजा तुरंत और चौंकाने वाला था। ली मोयू आगे नहीं बढ़ा, वो भयानक रूप से पीछे उछल गया। उसके दाहिने हाथ की हड्डियां टकराते ही तुरंत टूट गईं। एक सुनाई देने वाली गीली घिसने वाली आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गईं। वो जमीन पर गिर गया, लड़ाई पूरी तरह से छोड़ दी, अपने बर्बाद हो चुके हाथ को पकड़े हुए चीख रहा था। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि पूरा स्टेडियम शांत हो गया। टूट गया, मेरा हाथ चकनाचूर हो गया। दर्शक पूरी तरह से सदमे में जम गए। उन्होंने हारे हुए, रोते हुए विशालकाय व्यक्ति से लेकर हमारे हीरो को देखा, जो अभी भी पूरी तरह सीधा खड़ा था, थोड़ा धूल भरा था लेकिन पूरी तरह सुरक्षित। अविश्वास की फुसफुसाहटें उठने लगी। पतली आवाजों में लोग इस अजीब हकीकत से परे नतीजे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अपने विरोधी के ऊपर खड़े होकर हमारे हीरो ने शांति से इस घटना का विश्लेषण किया। डीमन आई जायंट एप, यानी राक्षसी आंख वाला विशाल वानर फ्यूजन ने उसे जबरदस्त ताकत और वार की गति दी थी। हाँ, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट संतुलित नहीं थी। उसकी हड्डियां और नसें मजबूत होने के बावजूद इतनी टिकाऊ नहीं थी कि जब इतनी ताकत किसी बेहतर बचाव से टकराए तो उससे पैदा हुए जबरदस्त पलटवार बल को संभाल सके। असल में ली मोयू ने हमारे हीरो को इतनी जोर से मारा कि ऊर्जा वापस उछली और उसकी अपनी मुट्ठी टूट गई, क्योंकि हमारे हीरो की शारीरिक बनावट यानी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कई गुना बेहतर थी। मेडिकल टीम, हमारे हीरो ने अचानक आई शांति में अपनी साफ और गूंजती आवाज में आवाज दी। ली मोयू को शायद हथेली की हड्डियों और कलाई में कम्युनिटेड फ्रैक्चर हुआ है, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। चौंके हुए डॉक्टर, जो वापस हकीकत में लौटे थे, अजीब तरह से सिर हिलाया और स्टेज की तरफ भागे। उनके हाव भाव में घबराहट थी। अचानक दर्शक बालकनी से एक आकृति नीचे उतरी। ये मो दोंगजी थी, जो खूबसूरत और बेहद सम्मानित फैकल्टी हेड थी। वो एक नर्तकी की तरह खूबसूरती से उतरी। उसके उतरने की हल्की धपकी आवाज में उसके व्यवहार की जल्दबाजी को छुपा दिया। एक तरफ हट जाओ, उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए हमारे हीरो को आदेश दिया। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठी। ली मोयू के हाथ के भयानक दृश्य की जांच की। गहरी भूरी वानर जैसी खाल फट गई थी, जिससे टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े और एक कलाई का जोड़ दिखाई दे रहा था, जो स्पष्ट रूप से विकृत था। एक कम्युनिकेट फ्रैक्चर, उसने सदमे में तेज आवाज में पुष्टि की। पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से चकनाचूर। उसने ऊपर हमारे हीरो की तरफ देखा। उसके बेदाग चेहरे पर असली भ्रम झलक रहा था। ये तुम्हारे चेहरे पर वार करने के बाद पलटे हुए बल के कारण हुआ? उसने अपनी आस्तीन में सिले एक पाउच से एक छोटी चमकती हुई सुनहरी गोली निकाली और जल्दी से तड़पते हुए ली मोयू को खिला दी। ऐसा करते हुए उसके मन में एक भयानक सवाल गूंज उठा। उसके चेहरे की बनावट कितनी मजबूत होगी कि वो उस वार को झेल सके और गतिज ऊर्जा को इतनी हिंसक तरीके से वापस कर दे?
किसी गहरे राज, कोई छिपी हुई साधना तकनीक या सक्रिय वंश का संदेह होने पर मो दोंगजी ने अपनी मानसिक शक्ति की एक हल्की लहर छोड़ी, एक महीन जांच जो हमारे हीरो के जैविक और ऊर्जा की पहचान को स्कैन करने के लिए बनाई गई थी। तुरंत उस घुसपैठ को महसूस करते हुए हमारे हीरो का अंदरूनी अलार्म बज उठा। उसने तुरंत अपनी कला प्राकृतिक भेष को सक्रिय किया, अपनी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित किया ताकि वो अपने असली भयावह स्तर को छिपा सके। मो दोंगजी ने उसका बारीकी से विश्लेषण किया। उस कौशल के कारण उसकी जांच में वो सामान्य स्तर 6 टियर 6 की जैविक ऊर्जा वाला दर्ज हुआ। हालांकि उसने तुरंत अंतर को नोट किया। उसकी त्वचा, हड्डियां और मांसपेशियां उस स्तर की अधिकतम सीमा से कहीं ज्यादा घनत्व डेंसिटी दिखा रही थीं। उसकी शारीरिक मजबूती भयानक थी, लेकिन उसके उपकरणों को और कुछ असामान्य नहीं मिला। ना कोई छिपा हुआ ऊर्जा भंडार, ना कोई सक्रिय जीन, ना कोई बाहरी चीज। क्या सिर्फ शारीरिक मजबूती ही उसका राज है? उसने उलझन में सोचा। शुद्ध अत्यधिक शारीरिक सहन शक्ति। बाकी के टीचर लोग उनके आसपास जमा हो गए। सबके चेहरे पर यह जानने की उत्सुकता थी कि विशेषज्ञ क्या बताएगी। मो दोंगजी खड़ी हुई और अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी। उन्होंने बताया, मेरा नतीजा पक्का है। हमारा हीरो बस एक आम टियर 6 का विद्यार्थी है, पर उसकी शुरुआती शारीरिक मजबूती बहुत ही ज्यादा है। कोई और गड़बड़ी या छुपी हुई शक्ति नहीं मिली है। ये सुनकर हमारा हीरो बाहर से तो शांत और उबा हुआ बना रहा, पर अंदर उसने गहरी राहत की सांस ली। मेरा छिपाव काम कर गया। टियर 6 की शारीरिक मजबूती ही वो थी जो मैं चाहता था कि ये लोग देखें। इसी बीच मो दोंगजी ने जो सुनहरी गोली दी थी, उसने तुरंत असर करना शुरू कर दिया। एक हल्की सुनहरी रोशनी ली मुयू के मुंह से गले से होते हुए टूटे हुए हाथ पैर में फैल गई। सूजन तेजी से खत्म हुई और मुड़ी हुई हड्डियां वापस अपनी जगह पर आ गईं। ली मुयू हैरानी से आंखें फाड़कर बैठ गया। उसने बार बार अपना हाथ हिलाकर देखा। हरकत बिल्कुल आसान और बिना दर्द के थी। ये दवा कमाल की थी। मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, उसने खुशी से कहा, जिससे पता चला कि वो तुरंत और बिना दर्द के ठीक हो चुका था। जब लड़ाई खत्म हो गई और मेडिकल इलाज भी हो गया, तो हमारे हीरो ने तय किया कि उसका विरोधी अब स्टेज पर खड़ा रहने के लायक नहीं है। उसने बड़े आराम से नीचे ठीक हो रहे नए लड़के की तरफ देखा। उसने बस सीधे से कहा, अब तुम नीचे जा सकते हो। और इतना कहकर उसने ली मुयू की कमर पर एक मामूली सा, लगभग आलस भरा किक मार दिया। उस अचानक बिना सोचे समझे पड़े वार की ताकत से अभी अभी ठीक हुआ ली मुयू उस मजबूत स्टेज से उड़ता हुआ कई मीटर नीचे फर्श पर जा गिरा और हैरान दर्शकों के बीच एक ढेर बनकर पड़ा मिला। शर्मिंदा ली मुयू लड़खड़ा कर खड़ा हुआ और जहां किक लगी थी उस जगह को कसकर पकड़ लिया। उसने ऊपर खड़े विजेता की तरफ चिल्लाया। उसकी आवाज में बेबस गुस्सा भरा था। ये खत्म नहीं हुआ है। जब मेरा जीन फ्यूजन पूरा हो जाएगा और मैं अपना असली रूप पालूंगा, मैं तुम्हें हराने जरूर वापस आऊंगा। स्टैंड्स में जो चुप्पी छाई थी वो टूट गई। साधारण छात्रों और प्रतिभाशाली एलीट छात्रों के बीच तुरंत गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। एक साधारण छात्र ने नीचे धूल झाड़ते ली मुयू की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, उस हारने वाले को देखो। एलीट लोग खुद को कितना महान मानते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे ही घमंडी हारे हुए लोग निकलते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों ने गुस्से में जवाब दिया, ली मुयू हमारे हीरो से हारा है, हमसे नहीं। इस जीत को अपनी जीत मत मानो। पर साधारण छात्र तो एक गरजती लहर बन गए थे। वे हमारे हीरो की शानदार जीत को अपनी पूरी क्लास की महान जीत बता रहे थे और जोर जोर से बोलकर एलीट लोगों के विरोध को दबा दिया। स्टेज पर डिजिटल टाइमर ने अपनी गिनती पूरी कर ली। एक हरी लाइट चमकी, ये बताते हुए कि मुकाबला शुरू हुए 1 मिनट पूरा हो चुका है। उद्घोषक, जो अभी भी थोड़ा हैरान था, उसने अपना गला साफ किया और ऐलान किया, इस साल के नए छात्रों के टूर्नामेंट का चैंपियन, मार्शल आर्ट्स क्लास 1 का हमारा हीरो, वो नया किंग है। साधारण छात्र खुशी से पागल होकर कान फाड़ देने वाली आवाज में भाई चेन चिल्लाने लगे। वे उस सम्मान का जश्न मना रहे थे जो उसने उनकी हमेशा कम आंकी जाने वाली श्रेणी को दिलाया था। लेकिन हमारा हीरो अभी ये शो खत्म नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, जब मैंने पहली जगह पक्की कर ली है और विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है, तो इस मौके को जितना हो सके उतना बढ़ा दूं। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो चैंपियन के पोडियम से कूदा और हवा में बहुत ऊंचाई पर उछल गया, सीधा दर्शकों के बैठने की जगह की तरफ। पूरी भीड़ के मुंह से आवाज निकल गई। वो जीनियस क्लास के लिए आरक्षित सीटों के पास एकदम शांति से उतरा और बिना रुके शेन किंगहे को एकदम सही प्रिंसेस कैरी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। पास खड़े छात्र तुरंत उलझन में फुसफुसाने लगे, ये शेन किंगहे को क्यों पकड़ रहा है? ये क्या कर रहा है? शेन किंगहे, जो हैरान थी और उसका चेहरा बहुत लाल हो चुका था, उसे उसकी ताज़ा लड़ाई की ओजोन और पसीने की महक आ रही थी। उसके शरीर से गर्मी निकल रही थी। उसका दिल पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह तेजी से धड़क रहा था और उसने फौरन उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या इसका इरादा हम दोनों के रिश्ते का ऐलान सबके सामने करने का है? यहीं? हमारे हीरो ने बढ़ती हुई फुसफुसाहट पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान पक्का था। शेन किंगहे को अपनी छाती से मजबूती से पकड़े हुए वो वापस स्टेज की तरफ उछल गया। उसने धीरे से मजबूत रिंग पर लैंड किया और उसे आराम से अपने पीछे खड़ा कर दिया। पूरी तरह से हैरान दर्शकों और उलझे हुए टीचरों की तरफ देखते हुए हमारे हीरो ने हाथ आगे बढ़ाया और बचे हुए सभी दावेदारों की तरफ शांत होकर इशारा किया। उसने कहा, उसकी आवाज में उस दिन की आखिरी खतरनाक घोषणा थी, बाकी की रैंकिंग के लिए 2 से लेकर 10वें स्थान तक
वे सब भी मुझे चाहिए। वो गुस्से से भरे हुए जीनियस क्लास के छात्र, जिनका चेहरा अपमान और गुस्से से बिगड़ गया था, अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे थे कि हमारा हीरो उन्हें तंग कर रहा है और गलत तरीके से लड़ रहा है। उन्होंने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी की और एक आखिरी हताश कोशिश में उस हीरो और धोखेबाज शेंगिंग हान को कुचलने के लिए एक साथ टूट पड़े। इस अचानक हमले से लकड़ी का मंच चरमरा उठा और अखाड़ा एक भयानक अफरा तफरी वाली लड़ाई में बदल गया। हमारा हीरो तूफान के बीचों बीच बड़ी अजीब सी फुर्ती के साथ चल रहा था। लगभग 20 हताश विरोधियों से घिरे होने के बावजूद वही लड़ाई पर हावी था। हवा में गुस्से भरी सांसों और चमड़ी से चमड़ी टकराने की तेज आवाजें गूंज रही थीं। उसने सटीक मुक्कों और तेज किक्स की बरसात करके उनकी बनावट को तोड़ दिया और छात्रों को बड़ी आसानी से दूर धकेल दिया। छात्र जमीन पर धड़ाम से गिरे और हाफते हुए सांस लेने लगे। बचाव में एक छोटा सा मौका देखकर मेरी जमीन से उछली और हवा में एक मिसाइल की तरह उड़ती हुई चली गई। उसने अपना वो हताश हवा में किया गया हमला सीधे चौंक गई शेंगिंग हान पर साधा और उसकी आवाज बाकी शोर से ऊपर गूंज उठी, अपने धोखे के लिए मर जा। हालांकि हमारे हीरो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इससे पहले कि मीवी का हमला शेंगिंग हान से टकरा पाता, उसने हवा में ही उसे बीच में रोक लिया। शेंगिंग हान को बचाने के लिए उसने मीवी के पेट पर एक जोरदार झटका देने वाला किक मारा। उस वार की ताकत साफ दिख रही थी। हवा कंपकपा गई और मीवी मंच से तेजी से उड़ती हुई दूर जा गिरी। ऊपर देखने वाली बालकनी से उसके पिता मायनही ने एक गहरी चीख मारी जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी रेलिंग के नीचे अखाड़े के चिकने फर्श पर जोरदार दर्दनाक आवाज के साथ गिरी है। जब जीनियस क्लास पूरी तरह से हार गई तो मंच पर थका देने वाला सन्नाटा छा गया। मंच पर दर्द से कराहते हारे हुए छात्र बिखरे पड़े थे। हमारा हीरो उन सब के ऊपर विजयी मुद्रा में खड़ा था। तुरंत ही एक साफ सिस्टम नोटिफिकेशन आई जिसमें घोषणा की गई कि शिन चिंग हान ने आधिकारिक तौर पर इस मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वो सुखद रूप से हैरान दिखी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर हमारे हीरो ने उन आम छात्रों की तरफ ध्यान दिया जिन्होंने ये सारा मंजर देखा था और उसने अपनी योजना शांत स्थिर आवाज में बताई जो सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसने उन्हें तीसरा स्थान से लेकर 10वां स्थान तक के बचे हुए पद दिए और उन्हें टॉप टियर में पक्का स्थान मिलने का आश्वासन दिया। बस एक ही शर्त थी कि उन स्थानों के लिए दिए जाने वाले सारे स्कूल क्रेडिट्स पूरी तरह से उसी के होंगे। आम छात्र बेहद खुश हो गए। उनका पहला निराशा तुरंत गायब हो गई। वे भाई चेन के लिए जोर से चिल्लाने लगे क्योंकि वे टॉप 10 में आधिकारिक तौर पर रैंक होने के इस अनूठे मौके के लिए उत्सुक थे। शुई ने तुरंत हिसाब लगाना शुरू कर दिया, फुसफुसाते हुए कहा कि टॉप 10 स्थानों से कुल 550 क्रेडिट्स मिलते हैं। ह्यू ने जल्दी से बचे हुए पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड्स भी जोड़ दिए जिससे कुल जोड़ शानदार 559 क्रेडिट्स हो गया और हिसाब खत्म करते हुए वो मुस्कुरा रहा था। बालकनी पर माइन ही का चेहरा गहरा अस्वस्थ लाल पड़ गया था। उसका गुस्सा उबल रहा था। उसने मुदोंगजी पर चिल्लाते हुए कहा कि लिंडचिन का काम बिल्कुल गलत है और सवाल किया कि इस नए किंग को पूरे टॉप 10 के वितरण में हेराफेरी करने और नियंत्रित करने की अनुमति कैसे दी गई है। तभी एक शांत अधिकारपूर्ण आवाज ने उसे टोका और सीधे पूछा, और ये नियम का उल्लंघन कैसे करता है? लियू चानबू आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था और हाथ पीछे मुड़े हुए थे। वो अपने सबसे होनहार छात्र का बचाव करने के लिए रेलिंग तक गया। उसने सीधे माइन ही को चुनौती दी और मांग की कि वो उस विशिष्ट नियम को बताए जहां अकेडमी इस तरह की रणनीति पर रोक लगाती है। माइन ही पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो उसका मुंह बेकार में खुलता और बंद होता रहा। उसे ये मानना पड़ा कि आदान प्रदान के खिलाफ कोई नियम नहीं है। हालांकि उसने गुस्से में जिद की कि हमारा हीरो बेशर्मी से सिस्टम को कमजोरी का फायदा उठा रहा है। माइन वहीं खड़ा रहा। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। इस स्थिति की तर्क शक्ति से वो हार गया और अपमानित महसूस कर रहा था। इस बीच छिपे हुए साजिशकर्ताओं की योजनाएं ठंडे हिसाब से बदल गईं। वांग शुएर ने लू गैंग का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ अचानक कस गई और जरूरी हो गई जिससे अखाड़े से उठ रही खुशी की आवाजें दब गईं। उसने तुरंत लू गैंग को बताया कि योजना पूरी तरह से बदल गई है और उन्हें अब ली मोयू को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने नीचे जश्न मनाते छात्रों को देखा जो लिंडचिन को खुशी से हवा में उछाल रहे थे। वांग शुएर ने घोषणा की कि उनका नया और बड़ा लक्ष्य अब हमारा हीरो खुद है। उनका लक्ष्य अब उसे उच्च स्तर का राक्षस बीज खिलाना था ताकि उसे अपने गुप्त संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके और उसकी जबरदस्त क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। मुकाबला खत्म होने के बाद लियू चुआनवू अपने खुले हाथों से और पिता समान गर्व दिखाते हुए उत्साह से हमारे हीरो की तरफ दौड़ा, लेकिन हीरो ने एक तरफ हटकर बड़ी आसानी से उसे चकमा दे दिया। हमारे हीरो ने बस अपने डीन की तरफ देखा और सीधे पूछा कि क्या डीन अपने वादे भूल गए हैं। लियू चुआनवू ने तुरंत एक छोटी लेबल लगी हुई बोतल निकाली और समझाया कि इसमें 10 शक्तिशाली ची और ब्लड पिल्स हैं। साथ ही पूरे सेमेस्टर के लिए ट्रिपल बेनिफिट पैकेज भी है। उसने खुशी से बताया कि उसने पहले ही 300 क्रेडिट हमारे हीरो के अकाउंट में डाल दिए हैं और शान से मुस्कुराते हुए ये भी बोला कि इस लड़के की वजह से उसने अभी अभी दूसरे फैकल्टी मेंबर्स से एक बड़े दांव वाले बेटिंग पूल में खुद 1900 क्रेडिट जीते हैं। थोड़ा और करीब झुककर लियू चुआनवू ने गुप्ते तरह से अपनी आवाज धीमी कर ली। उसकी आंखें तेज थीं जब उसने जोर देकर हमारे हीरो की असली ताकत और उसका वास्तविक विकास यानी कल्टिवेशन का लेवल पूछा। हमारा हीरो भी झुका और धीमी आवाज में एक सोचा समझा बनावटी सच वापस बोला। उसने दावा किया कि वो पक्के तौर पर ऑर्डिनरी टियर 6 पर है। एक बार चमड़ी यानी स्किन को
को मजबूत कर चुका है और अभी अभी चेहरे की कुछ मांसपेशियों को मजबूत करना शुरू किया है। उसने साफ किया कि उसकी चेहरे की हड्डियां जन्म से ही काफी मजबूत हैं। लियू चुआनवू को गहरा सदमा लगा। ये सदमा एक तेज खुशी भरी चीख में बदल गया। अचानक भावनाओं में डूबकर उसने हमारे हीरो के हाथ पकड़ लिए। उसकी पकड़ हैरत अंगेज तरीके से मजबूत थी और आंसुओं से गीली भी। उसने रोकर घोषणा की कि ग्रेजुएशन से पहले ही हमारे हीरो का विकास शुद्ध मानव शरीर के साथ एक उन्नत जीव में होना तय है। उसने छात्र से आग्रह किया कि वो शुद्ध खून के रास्ते पर पूरी तरह डटा रहे और लिन ज़ेचैन ने शांति से इस बात को मान लिया। उसी शाम बाद में अपने कमरे की शांत और साफ जगह में हमारा हीरो बिस्तर पर बैठा था और उसके हाथ में एक छोटी लालची और खून की गोली थी। इसके प्रभाव की चर्चा सुनकर उसने गोली को अपने मुंह में डाल लिया ताकि वो खुद इसका असर जान सके। उसके बीच के हिस्से में हल्की धात्विय गर्मी फैल गई और उसके शरीर से हल्का सा धुआं उठने लगा क्योंकि उसके सिस्टम ने तुरंत उन शक्तिशाली तत्वों को पचा लिया। लेकिन सिस्टम नोटिफिकेशन में सिर्फ 108 पॉइंट्स की बहुत कम बढ़ोतरी दिखी। निराश होकर उसने महसूस किया कि ये खास गोली उसके लिए उसके रोज के सख्त ट्रेनिंग से बहुत कम प्रभावशाली थी। ये समझते हुए कि इतने उन्नत पड़ाव पर ये गोलियां उसके लिए लगभग बेकार हैं, उसने तय किया कि इन्हें शेनशिंग हान को दे देना ज्यादा बेहतर होगा। तभी शेनशिंग हान अंदर आई। वो स्पोर्ट्स के कपड़े पहने हुए थी और देर तक वर्कआउट करने के कारण हल्का पसीना आ रहा था। उसने पूछा कि वो कब वापस आए और उसने जवाब दिया, आधा घंटा पहले। हमारे हीरो ने उसे पास बुलाया और वो एक लाल गोली उसे दे दी और उसे तुरंत खाने को कहा। शेनजिंग हान ने उत्सुकता से वो छोटी गोली ली और उसे निगल लिया। उस पर इसका असर तुरंत और जोरदार हुआ। उसके शरीर से तेज भाप का झोंका निकला और उसके गाल गहरे चमकदार लाल हो गए। उसने जोर से सांस ली, अपना गला पकड़ लिया और बोला कि उसे कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि उसकी ची और खून की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। ये देखकर कि गोली उसके लिए कितनी ज्यादा असरदार थी, हमारे हीरो ने उसे पूरी बोतल थमा दी। उसने समझाया कि ये गोलियां उसके लिए ज्यादा काम नहीं करती, इसलिए उसे बाकी 8 गोलियां ले लेनी चाहिए और उसे सख्ती से सलाह दी कि चोट से बचने के लिए वो दिन में सिर्फ एक ही गोली ले। शेनजिंग हान ने खुशी खुशी और धन्यवाद के साथ शर्तें मान ली। अगली सुबह टिएनगाई रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारा हीरो यू यान से मिलने पहुंचा। वो सुबह की एक्सरसाइज कर रही थी। बीच में खिंचाव करते हुए उसने मजाक में उसे अकेडमी का नया राजा कहकर पुकारा। खिंचाव करते हुए भी यू यान ने उसे गंभीरता से देखा और उससे कंफर्म करने को कहा कि उसने डीन से जो सुना है वो सच है या नहीं। उसने खास तौर पर पूछा कि क्या उसका बायोलॉजिकल लेवल सच में ऑर्डिनरी टियर 6 है और क्या उसने मांसपेशी टेम्परिंग में महारत हासिल कर ली है। हमारे हीरो ने उस बनाए हुए दिखावे को बरकरार रखते हुए इस बात की पुष्टि की कि उसने डीन को जो कहानी सुनाई थी वो सच ही थी। उसकी हाँ सुनकर यू यान बहुत उत्तेजित हो गई और उसकी तरफ तेजी से लपकी। उसने जोश में बोला कि वो एक अनोखा और पूरा जीनियस है और घोषणा की कि उसके शामिल होने से टिएनगाई इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। जब वो उसकी तरफ लपकी, हमारे हीरो ने सहमत होते हुए कहा कि वो साथ मिलकर खूब मेहनत करेंगे। हमारा हीरो आराम से बैठ गया और रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्नत किताबों का अध्ययन करने लगा। उसने तुरंत महसूस किया कि लियू चुआनवू और यू यान दोनों ही खून टेम्परिंग की कला का सबसे जरूरी छिद्र खोलने वाला अध्याय पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उसने तय किया कि उसे जवाब खुद असली बिना ट्रांसलेट किए हुए टेक्स्ट में ढूंढने होंगे। अपनी बुद्धिमानी के दिव्य मार्ग की वजह से इतनी मुश्किल और रहस्यमयी विषयों पर रिसर्च करना उसके लिए लगभग आसान था। सारे समीकरण एक पजल के टुकड़ों की तरह खुद ब खुद मिलते जा रहे थे। उसकी गहरी पढ़ाई यू यान ने रोकी, जिसने उसकी डेस्क पर तेजी से थपथपाया और बताया कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि उसकी शानदार पब्लिक परफॉर्मेंस के बाद वो उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। हमारे हीरो ने फौरन ही इस विचार को खारिज कर दिया और साफ कहा, मुझे कोई रुचि नहीं है। लेकिन युआन ने एक बहुत जरूरी बात जोड़ी। स्टूडेंट काउंसिल के सदस्यों को हर महीने काफी अच्छा क्रेडिट भुगतान मिलता है। पैसा सुनते ही हमारे हीरो का रवैया तुरंत बदल गया। उदासीनता का नकाब उतर गया। वो अचानक तेजी से दिलचस्पी लेने लगा। हमारा नायक मेहमान से मिलने के लिए बाहर गया। वो जो होंग था, जो स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष था। वो एक नौजवान था जिसमें बनावटी और चमकदार आकर्षण था। जो होंग ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। उसका हाथ मिलाना एकदम ठंडा और पक्का था। उन्होंने हाथ मिलाया और जो होंग ने बताया कि वो खुद नायक को शामिल होने का न्योता देने आया है। उसने कहा कि वो उसे पूरा तैयार करेगा ताकि वो आगे चलकर अध्यक्ष बनने का सबसे अच्छा उम्मीदवार बन सके। जो होंग ने सारे बड़े फायदे गिनाए। उसने इज्जत, पैसा और ऐशो आराम की पूरी तस्वीर दिखा दी। उसने बताया कि खास तरह के भोजन और स्कूल के बड़े फैसलों में भाग लेने की ताकत के साथ साथ सभी सदस्यों को हर महीने काफी अच्छी क्रेडिट की मदद भी मिलती थी। सिर्फ पैसों के फायदे से खुश होकर नायक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने फौरन हाँ बोल दिया। मगर जो होंग ने हाथ उठाया और उसको बीच बात में ही रोक दिया। एक शर्त ऐसी है जिसे बदला नहीं जा सकता, जो होंग ने कहा। उसका बोलने का तरीका अचानक एकदम घमंडी हो गया था। जो होंग ने जिद की कि नायक को शुद्ध खून वाले इंसान का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह जीन फ्यूजन को चुनना होगा। नायक सच में उलझा हुआ लग रहा था और उसने पूछा कि इसकी क्या जरूरत है। जो होंग ने अपने हाथ बांध लिए और उसने हल्के में लेते हुए समझाया कि स्टूडेंट काउंसिल सिर्फ आगे के बड़े होशियार लोगों को ही लेता है। उसने गुस्से से कहा कि शुद्ध खून वाले रास्ते का अब कोई फ्यूचर नहीं है। उसने डीन लियू चुआनवू और यू यान को पुराने रिवाजों से चिपके हुए नाकाम लोग बताया।